मेरी बाईं आंख को भविष्य की तस्वीरें दिखती हैं। ये मेरा सीक्रेट है। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मेरा प्लान था कि इस पावर का इस्तेमाल करके लॉटरी जीतूं। जिस दिन विनिंग नंबर दिख जाए चुपके से एक बड़ा अमाउंट कमा लूं। पर मुझे डर इस बात का है कि शायद वो दिन देखने को मिले ही ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी बाईं आंख में क्राइम की सीन्स दिखने लगी हैं। आज ऑफिस से निकलते वक्त मुझे दिखा कि मेरी कलीग को रात में फूड ऑर्डर करने पर एक डिलीवरी बॉय आकर मार डालता है। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि उसे ये बात बताऊं या नहीं, क्योंकि अगर बता भी दूं तो वो यकीन नहीं करेगी, उल्टा मुझे पागल समझ लेगी। पर अगर नहीं बताया तो मेरी कॉन्शियस मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। मेरी कलीग एलन कन्फ्यूजन से मुझे देख रही थी। मेरी घबराई हुई हालत देखकर मैंने सोचा और बोल दिया, लिन जी, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में तेज़ बारिश आने वाली है। आज रात तुम फूड ऑर्डर मत करना। एलन को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्यों बोल रही हूँ। दिन भर काम करने के बाद वो शाम को खाना बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो पहले से ही सोच चुकी थी कि घर जाकर फ्रेश होकर अपनी फेवरेट स्पाइसी सूप ऑर्डर करेगी। मैंने नज़रें झुकाई और हिम्मत करके आगे बोला, बारिश के दिनों में कुछ डिलीवरी बॉयज़ को भीग भीग कर डिलीवरी करनी पड़ती है। इससे उनके अंदर गुस्सा भर जाता है। मैंने पहले न्यूज़ में देखा था कि अकेले रहने वाली एक लड़की को डिलीवरी बॉय ने मार डाला था। बाद में जब उसे पता गया तो पता चला कि बारिश में डिलीवरी करनी पड़ी, इस बात से उसका दिमाग खराब हो गया था। इसी वजह से उसने मर्डर किया। ये सुनकर एलन जोर से हंस पड़ी। अरे तुम कितनी फनी हो, ये तो पुरानी बात है। अब तो हर डिलीवरी बॉय को ज्वाइन करने से पहले चेक किया जाता है। अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो उसे डिलीवरी की जॉब दी ही नहीं जाती। रिलैक्स, मैं तो रोज़ फूड ऑर्डर करती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी हमारी सोसाइटी काफ़ी सेफ है। एलिन ने मुझे देखा और बोली, तुम अकेले रहती हो? तुम ध्यान रखना, कोई खतरा लगे तो फ़ौरन पुलिस को कॉल करना। मुझे समझ आ गया कि लिंजी ने मेरी वार्निंग बिल्कुल सीरियसली नहीं ली। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, बहुत टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ, तुम भी जल्दी समेट कर घर जाओ, देर मत करना। एलन ने टाइम देखा और मुझसे बाय बोल दिया। मैंने फ़ौरन आवाज़ दी, लिंजी। दोबारा बुलाए जाने पर एलन थोड़ी इरिटेट हो गई। मैंने कहा, फूड ऑर्डर करते वक्त बोल देना कि ये पैकेट दरवाजे के बाहर रख दे और थोड़ी देर रुककर फिर बाहर निकल कर उठा लेना। मैंने सोच सोच कर ये तरीका निकाला था। ठीक है, समझ गई, मैं चलती हूँ। एलन ने बस हल्के से सिर हिलाया। साफ पता चल रहा था कि उसने मेरी बात दिल पर बिल्कुल नहीं ली। मैं देख रही थी कि लिंजी लगभग निकल चुकी है। मेरा दिल डर और टेंशन से भरा हुआ था। क्या करूं मैं कुर्सी पर बैठ गई। दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था। पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, मुझे एलन का एड्रेस भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो कब फूड ऑर्डर करेगी या वो डिलीवरी बॉय कब पहुंचेगा। मैंने आंखें बंद की, डर को दबाते हुए वो सीन याद करने की कोशिश की। जल्दी ही मुझे याद आया कि एलन उठकर दरवाज़ा खोलते वक्त, फूड लेते वक्त अपने फ़ोन में देख रही थी डिलीवरी टाइम 11:37। टाइम मिल गया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। पर फिर ख्याल आया कि मुझे एलन का एड्रेस तो पता ही नहीं। मैं उठकर एलन की सीट तक गई, हिम्मत करके धीरे धीरे उसका सामान चेक करने लगी। दिल में सोच रही थी, प्लीज़ कोई सीसीटीवी ना देख रहा हो, वरना समझेगा मैं चोरी कर रही हूँ। आखिरकार जब मेरे माथे पर पसीना आ चुका था, मुझे डस्टबिन में एक छोटा कूरियर पैकेट दिखा। उठाकर देखा तो उस पर एलन का घर का एड्रेस लिखा हुआ मिला। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और एड्रेस की फ़ोटो खींच ली। जल्दी से अपना सामान समेटा, फिर ऑफिस में सबका कूड़ा फेंक कर दरवाज़ा लॉक करके घर के लिए निकल गई। कंपनी से बाहर निकलते ही एक गर्म तेज हवा का झोंका आया। आसमान में धीरे धीरे काले बादल छाने लगे। मेरा दिल भारी हो गया। एक तरफ लिम जी की चिंता थी, दूसरी तरफ ये उलझन कि पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करूं। आखिरकार बहुत उलझन और बेचैनी के साथ मैं अपने रेंटेड घर पहुंच गई। टाइम देखा तो 7:30 बज रहे थे। लिन जी के मर्डर होने में अभी काफ़ी टाइम बाकी था। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने गहरी सांस ली और खुद को बार बार समझाया कि शांत रहूं। पहले एक फ़ोन सिम कार्ड खरीदती हूँ, फिर पुलिस कॉल करती हूँ। ये प्लान मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया। प्लान बनते ही मैं तुरंत निकल गई पास के मोबाइल शॉप पर सिम कार्ड लेने। सॉरी मैडम, अभी हमारे यहाँ सिम कार्ड लेने के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। आपका आईडी दिखाइए। मैं ठटक गई। क्या बिना नाम वाला सिम कार्ड नहीं मिल सकता? मैंने खुद को जितना हो सके शांत रखते हुए धीरे से अपनी बात रखी। शॉप वाले ने मेरी घबराई हुई हालत देखकर सोचा कि मुझे सोशल एंग्जाइटी है, इसलिए स्माइल के साथ पेशेंस से जवाब दिया, नहीं मैडम, अब कंपनी का रूल है कि हर सिम कार्ड आईडी से लिंक होना ज़रूरी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मुझे लगा बात नहीं बनेगी तो मैं वहाँ से निकल गई। आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैकेट टाइट की और जल्दी से घर की तरफ भागी। टाइम एक एक करके निकल रहा था। घर पहुंचकर मैं सोचती रही, पर कोई और तरीका नहीं सूझा। मुझे डर लग रहा था कि अपने फ़ोन से कॉल करूंगी तो पुलिस मुझे नोटिस कर लेगी। फिर क्या होगा मेरे साथ, क्या मुझे अरेस्ट कर लेंगे? आखिरकार टाइम हो गया 10:40। अब वक्त बहुत कम बचा था। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। फ़ोन में पहले से सेव किया हुआ पुलिस का नंबर लगा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली, दिमाग में एक बार फिर वो सब दोहराया जो कहना था। फिर कॉल लगाई। हेलो, ये पुलिस कंट्रोल रूम है। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, आवाज़ भी थरथरा रही थी। हेलो, मुझे मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। ऑपरेटर माओ होंग ने सामने से एक लड़की की कांपती आवाज़ सुनी तो धीरे से पूछा, हाँ बताइए, क्या मदद चाहिए? मैंने अभी रास्ते में एक डिलीवरी बॉय को देखा। वो फ़ोन पर बोल रहा था कि वो किसी को मार डालेगा। क्या? ज़रा डिटेल में बताइए। माओ होंग ने मार डालेगा शब्द सुनते ही अलर्ट होकर पेन उठाया और नोट करना शुरू किया। मुझे पता था ये रीज़न बहुत फेक लग रहा है, पर हिम्मत करके झूठ बोलती थी।
मैं अभी घर लौटते वक्त डिलीवरी बॉय फोन पर किसी को गाली रहा था, बोल रहा था इतनी खराब बारिश में भी फूड ऑर्डर करते हैं, मर क्यों नहीं जाते। फिर उसने एक एड्रेस बोला, कोई गोल्डन हिल सोसाइटी, बिल्डिंग 2, फ्लैट 1302। बोल रहा था कि चाकू खरीदकर उस औरत को मार देगा। ये बोलते वक्त मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पता नहीं था सामने वाली ऑफिसर मेरी बात पर यकीन करेगी या नहीं। माओ होंग ने भौहें सिकोड़ते पूछा, तो ये सिर्फ आपने सुना है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है? हाँ, पर मैंने देखा कि वो डिलीवरी बॉय कॉल काटने के बाद सच में हार्डवेयर शॉप में जाकर चाकू खरीद लाया। ये सुनते ही माओ होंग फिर से अलर्ट हो गई। आपने उसका चेहरा देखा? मैंने सिर हिलाया। नहीं, उसने डिलीवरी की यूनिफॉर्म पहनी थी, हेलमेट लगाया था, चेहरे पर मास्क था, कुछ दिख नहीं रहा था और मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं फौरन घर भाग आई। सच में मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा था। माओ होंग थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई पर सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी छोटी बहन, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। शायद वो डिलीवरी बॉय बस अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसका सच में मर्डर करने का इरादा है। मेरा दिल बैठ गया, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ऑफिसर यकीन नहीं कर रही, अब क्या करूं? पर अगर वो डिलीवरी बॉय आज रात सच में मर्डर कर देता है तो? प्लीज़ मैडम, क्या आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं, बस गोल्डन हिल सोसाइटी, बिल्डिंग 2, फ्लैट 1302 में, प्लीज़ मैडम। मेरे दिमाग में बार बार एलन की खून से लथपथ तस्वीर घूम रही थी। मैं ऑफिसर से गिड़गिड़ाने लगी। माओ होम मेरी रुंधी हुई आवाज सुनकर थोड़ी सॉफ्ट हो गई। सोचा भी नहीं था कि आजकल इतनी अच्छी दिल वाली लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, हम एक बार जाकर देख लेते हैं, दिल तसल्ली के लिए ही सही। जैसा तुमने कहा, अगर सच में वो डिलीवरी बॉय मर्डर करने वाला है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए जाकर देखें। आखिरकार माओ होम का दिल पिघल गया। बड़ी बात नहीं, ड्यूटी पर मौजूद कलीग्स के लिए बाद में स्नैक्स मंगवा लूंगी। छोटी बहन, वो एड्रेस एक बार फिर से बोलो, मैं नोट कर लूँ। मैंने एक्साइटमेंट में बोला, गोल्डन हिल सोसाइटी, बिल्डिंग 2, फ्लैट 1302। ऑफिसर, थैंक यू, क्या आपने मेरा यकीन किया? प्लीज़ जल्दी जाइए, थैंक यू। ठीक है छोटी बहन। माओ होम ने कॉल काटी और उठकर ऑफिस की तरफ चली गई। काम आ गया एक केस। माओ होम ने दरवाजे पर नॉक किया। नाइट शिफ्ट पर मौजूद कुछ लोग चौंक कर सिर उठाकर देखने लगे। झांग मिंग ने माओ होम को देखा। रेड जी, क्या मामला है, कहाँ जाना है? एक छोटी लड़की ने घबराकर कॉल किया। उसने सुना कि एक डिलीवरी बॉय किसी को मारने वाला है, हथियार भी खरीद लिया है। एड्रेस है गोल्डन हिल सोसाइटी, बिल्डिंग 2, फ्लैट 1302। माओ होंग ने सबको देखते हुए बताया। मर्डर केस? ये सुनते ही झांग मिंग फौरन झुककर बुलेट्स चेक करने लगा। बगल में खड़े हे चियान को कुछ अजीब लगा। उसने माओ होंग को देखा। एक बार फिर से बोलो। माओ होंग ने टीम लीडर हे चियान को देखा। दिल में थोड़ा घबराते हुए हिम्मत करके फिर से वही बात दोहराई। हे चियान ने तेज नजरों से माओ होंग को देखा। वो लड़की कहाँ से ये सुन रही थी? बात सच है क्या? माओ होंग ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, शायद सच होगी, शायद। हे चियान माओ होंग को घूरता रहा। माओ होंग हे चियान की नज़रों का दबाव सहन नहीं कर पाई। आखिरकार पूरी कॉल की डिटेल सच सच बता दी। हे चियान सब सुनकर माओ होंग को देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता उस लड़की की बात में बहुत सारी खामियां हैं? झांग मिंग, तुम बताओ। हे चियान ने अचानक झांग मिंग की तरफ इशारा किया। झांग मिंग को अचानक पूछे जाने पर नर्वस हो गया। दिमाग में माओ होंग की बात याद करने लगा। वो लड़की उसी वक्त डिलीवरी बॉय की कॉल कैसे सुन पाई? और अगर वो डिलीवरी बॉय मर्डर करने वाला था तो किसी और को क्यों बताएगा? झांग मिंग ने सिर खुजाते हुए कुछ समझ नहीं आया, चुप हो गया। हे चियान ने पीछे खड़े लीहे की तरफ देखा। तुम बताओ। लीहे फौरन सीधा खड़ा हो गया। उस डिलीवरी बॉय ने डिटेल एड्रेस क्यों बता दिया? झांग मिंग ने ताली बजाई। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माओ होंग ने भौएं सिकोड़ते हुए कहा। पर उस लड़की ने आखिर में गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था, जाकर देख लीजिए, वो आवाज़ नकली नहीं लग रही थी। हे चियान आगे आया। वो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से चलाओ, हम सब सुनते हैं। ठीक है। माओ होंग वापस अपनी सीट पर गई और रिकॉर्डिंग निकाली। हे चियान और बाकी सब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ चुप हो गए। झांग मिंग ने चुपके से लीडर को देखा, फिर लीहे को देखा। लीडर, चले या नहीं? हे चियान ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 11:05 बज रहे थे। फोन पर लड़की ने जो टाइम बताया था उसमें अभी 32 मिनट बाकी थे। स्टेशन से गोल्डन हिल सोसाइटी तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। तो हे चियान ने ठंडी आवाज में कहा, चलते हैं। झांग मिंग चौंक गया, कंफ्यूजन से सिर खुजाते हुए। पर लीडर, आपने अभी कहा था कि इस कॉल में प्रॉब्लम है, फिर भी सच में जाना है? लीहे ने झांग मिंग को खींचते हुए कहा। जल्दी करो, लीडर की बात सुनो। माओ होंग ने हे चियान को चलने की बात कहते सुना तो उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। हे चियान दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। पीछे मुड़कर माओ होंग को देखा। माओ होंग हे चियान को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। लीडर, क्या बात है? हे चियान ने सीरियस होकर कहा। जो लड़की अभी कॉल पर थी उसका लोकेशन और डिटेल्स चेक करना। अगर ये फेक कॉल निकली तो कल उसे स्टेशन बुलाकर पनिशमेंट देंगे। ओके। माओ होंग ने सिर हिलाया। समझते हुए फौरन बैठकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सामान समेटकर सब निकल पड़े। हे चियान नजरें हटाकर गंभीर आवाज में बोलते हुए तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। झांग मिंग थोड़ा कंफ्यूज था। जब आपको लगता है ये फेक कॉल है तो फिर जा क्यों रहे हैं? लीहे ने झांग मिंग को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कल जब फ्री हो तो लॉ की किताब अच्छे से पढ़ लेना। हिचियान गाड़ी के पास पहुंचा। पीछे खड़े दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में बार बार वो रिकॉर्डिंग की बातचीत घूम रही थी। जब उसने पहली बार माओ होंग से सुना था
उसका फर्स्ट रिएक्शन था कि कोई जानबूझकर फेक कंप्लेंट कर रहा है। पहले भी बहुत से लोगों ने जानबूझकर फेक कंप्लेंट की थी, पर लॉ के रूल्स के हिसाब से एक बार कोई कॉल करे तो पुलिस को जाना ही पड़ता है। इससे ड्यूटी पर मौजूद लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि बाद में फेक कंप्लेंट करने वालों को पनिशमेंट दी जाती है, फिर भी कुछ लोग बेखौफ होकर लॉ और रूल्स को बिल्कुल इग्नोर करके खुलेआम ऐसी हरकतें करते रहते हैं। गाड़ी के पास पहुंचकर झांग मिंग फुर्ती से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। लीहे ने लीडर को देखा। उसके आसपास की ठंडी वाइब्स महसूस करते हुए फौरन पीछे की सीट पर बैठ गया। जब लीडर फ्रंट पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ा तो झांग मिंग का चेहरा सख्त हो गया। धीरे से बोला, आप ही चलाइए ना। लीहे ने भौं उठाई। नहीं, आज तुमसे नहीं छीनूंगा। अच्छे से गाड़ी चलाओ। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। झांग मिंग बगल में मौजूद माहौल महसूस करते हुए बहुत पछता रहा था। वो बस इसीलिए ड्राइविंग सीट पर बैठा था ताकि लीडर के साथ ना बैठना पड़े, पर आज लीडर फ्रंट सीट पर क्यों बैठ गए? चलो। हेची आन बिना एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए बोला। जी हाँ। झांग मिंग फौरन गाड़ी चलाकर गोल्डन हिल सोसाइटी की तरफ निकल पड़ा। नहाकर सारी थकान उतार चुकी थी। बॉयफ्रेंड से बात करते हुए फेस मास्क लगा रही थी। एलन ने ऑर्डर चेक किया। अभी 10 मिनट में डिलीवरी आने वाली थी। बेबी क्या कर रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? फोन में उधर से बॉयफ्रेंड की आवाज़ आई। एलन ने फेस मास्क लगाकर बैठते हुए कहा, बस मास्क लगाया है, फिर सो जाऊंगी। अभी तक खाना भी नहीं खाया। स्पाइसी सूप ऑर्डर किया है, 10 मिनट में आ जाएगा। ये बोलते बोलते एलन को शाम को ऑफिस में सुनी हुई मेरी बात याद आ गई। अचानक हंस पड़ी। क्या हुआ? कोई फनी सीरियल देख रही हो? एलन ने फेस मास्क लगाए हंसी रोकते हुए कहा, नहीं। मुझे याद आया, आज शाम ऑफिस में हमारी एक पार्ट टाइम कलीग थी। उसने मुझे फूड ऑर्डर करने से मना किया। बोली डर है कि डिलीवरी बॉय का दिमाग खराब हो जाएगा और घर में घुसकर मर्डर कर देगा। हाँ हाँ हाँ। फोन से बॉयफ्रेंड की भी जोर की हंसी आई। एलन भी हंस पड़ी, पर फेस मास्क को पकड़ते हुए कहीं हंसी से मास्क गिर ना जाए। फिर भी उस लड़की की नीयत अच्छी थी, स्वीट है। एलिन हंसते हुए बोली, हाँ पर मैं वहां नहीं हूं। तुम्हें सच में सावधान रहना चाहिए। थोड़ी देर में फूड आ जाए तो तुम रुककर बाद में उठा लेना। ठीक है बाबा। एलिन को बॉयफ्रेंड की केयर सुनकर दिल गरम गरम महसूस हुआ। अच्छा एक और बात है दी। तभी खिड़की के बाहर बादलों की गरज सुनाई दी। भारी बारिश की बूंदें जोर जोर से खिड़की पर टकरा रही थीं। हेलो, मुझे अंदर जाकर डिलीवरी देनी है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पीली यूनिफॉर्म पहने एक आदमी सोसाइटी के गेट पर आया। वो पूरी तरह भीग चुका था। हालत खराब थी। सोसाइटी के सिक्योरिटी केबिन में बैठा गार्ड सिर झुकाए फोन पर लगा था। एक नज़र उस आदमी की तरफ डाली, फिर वापस गेम खेलने में बिजी हो गया। डिलीवरी बॉय ने गार्ड की यह हरकत देखी तो उसका गुस्सा, जो पहले से ही बारिश की वजह से भड़का हुआ था, फिर से भड़क उठा। हेलो, जरा गेट खोलिए, मुझे लेट हो रहा है। डिलीवरी बॉय ने दांत भींचते हुए जोर से आवाज दी, पर गार्ड ने जैसे सुना ही नहीं, फोन में लगा रहा। डिलीवरी बॉय। गेट नहीं खुला। गार्ड फिर भी सिर झुकाए इग्नोर करता रहा। डिलीवरी बॉय ने स्कूटर की हैंडल कसकर पकड़ ली। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। तभी उसे फोन स्क्रीन पर एक बैड रिव्यू का मैसेज दिखा। यह अभी उसके डिलीवर किए हुए ऑर्डर का था। वो अचानक सिर उठाकर गार्ड की तरफ देखने लगा। पैर से स्कूटर का स्टैंड जोर से हटाया। गार्ड की केबिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से एक सफेद कार आई। गार्ड की गाड़ी उसके पीछे आ गई। अंदर बैठे गार्ड ने फौरन उठकर बटन दबाया। बैरियर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। साथ ही गार्ड मुस्कुराकर अंदर आते रेजिडेंट को देखने लगा। डिलीवरी बॉय फौरन बैठकर उस कार के साथ ही सोसाइटी में एंटर हो गया। क्या चीज हो तुम? डिलीवरी बॉय ने गार्ड के पास से गुजरते वक्त थूक कर जोर से गाली दी। साथ ही जल्दी से सोसाइटी के अंदर घुस गया। क्या बोला तुमने? रुको वहीं। गार्ड का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। सोसाइटी में गायब हो चुके डिलीवरी बॉय को देखते हुए, हिम्मत है तो बाहर आ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। डिलीवरी बॉय का पूरा गुस्सा कहीं निकल नहीं पाया। वो बिल्डिंग के नीचे रफ तरीके से फूड निकालकर फोन पकड़े, स्कूटर वहीं धड़ाम से गिराकर बिना उसकी परवाह किए जंगली जानवर की तरह सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अब 11:30 बज चुके थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। आधी रात को भी फूड ऑर्डर करते हैं कमबख्त लोग। लिफ्ट में डिलीवरी बॉय गाली बकता रहा। इतनी बारिश में भी फूड ऑर्डर? तुम्हें तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे डिलीवर को, और तुम लोग बस घर में आराम से बैठकर बैड रिव्यू देते हो। रुको, अभी आती हूँ तुम्हारे पास। जितना गाली देता उतना ही गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहला मामला, तुम्हारा टाइम आउट हो गया। लिफ्ट से निकलते ही डिलीवरी बॉय का फोन अचानक बज उठा। टाइम आउट। डिलीवरी बॉय रुक गया। फोन कसकर पकड़ लिया, मानो उसे तोड़ ही डालेगा। जोर जोर से सांस लेते हुए बड़े कदमों से 1302 की तरफ बढ़ने लगा। डिंग डोंग, तुम्हारा फूड आ गया। अब बात नहीं करती? खाकर सो जाऊंगी। एलिन ने दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर फौरन उठते हुए बॉयफ्रेंड से कहा, ठीक है, खाकर जल्दी सो जाना, ज्यादा जागना मत। हाँ हाँ। एलिन ने कॉल काट दी। डिंग डोंग डोरबेल लगातार बजती रही, जैसे जल्दी में हो। एलिन लगातार बज रही डोरबेल सुनकर भौहें सिकोड़ते हुए बोली, आ रही हूँ, फूड नीचे रख दो। थैंक यू। डोरबेल की आवाज रुक गई। एलिन ने दरवाजे की तरफ देखा। अचानक थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। पहले वॉशरूम हो आती हूँ। वॉशरूम से निकलकर एलिन ने फेस मास्क उतारा। गाल थपथपाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। आखिरकार आ गया। भूख से मर रही थी। दरवाजे की कुंडी खोली। एलिन ने दरवाजा खोला। जमीन पर रखा फूड देखकर चेहरे पर मुस्कान आई। झुककर फूड उठाया, मुड़कर दरवाजा बंद करने लगी। पर तभी अचानक कोई चीज दरवाजे को रोकते हुए धक्का दे रही थी। एलिन ने मुड़कर देखा तो एक लंबा सा साया दिखा। अचानक एक दर्दनाक चीख निकली। अगले ही सेकंड में सब शांत हो गया।
फिर दरवाज़ा बंद हो गया। गोल्डन हिल सोसाइटी पहुंचकर झांग मिंग ने सामने सोसाइटी देखते हुए सिर टेढ़ा करके कहा, ये रही जगह। हे चियान ने आंखें खोलकर टाइम देखा। अभी 11:37 बज चुके थे। उसने सिर उठाकर सोसाइटी को देखा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अगर उस लड़की की बात सच निकली तो शायद अभी तक बहुत देर हो चुकी हो। लीहे फौरन दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरा, तेजी से सिक्योरिटी केबिन की तरफ भागा और गार्ड को सिचुएशन बताई। गार्ड ने फौरन बैरियर उठा दिया। तीनों गाड़ी लेकर सोसाइटी के अंदर घुसे। गार्ड के बताए रास्ते के हिसाब से तेजी से बिल्डिंग 2 की तरफ बढ़े। गार्ड ने बताया था कि थोड़ी देर पहले एक डिलीवरी बॉय अंदर गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। लीहे पीछे बैठा थोड़ा आगे झुककर हे चियान से बोला, वो देखो, वो डिलीवरी स्कूटर है क्या? झान मिंग ने आगे इशारा करते हुए कहा। हे चियान और ली हे ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी की लाइट में जमीन पर गिरा हुआ स्कूटर तेज बारिश में बहुत अजीब लग रहा था। उतरो, हे चियान ने गंभीर आवाज में कहा। फौरन दरवाजा खोलकर उतर गया। ली हे उसके पीछे पीछे। झांग मिंग ने भी जल्दी से गाड़ी बंद करके उतर लिया। हे चियान स्कूटर के पास गया, खुले हुए डिलीवरी बॉक्स को देखा। उसमें ढेर सारा बारिश का पानी भर चुका था। माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तीनों तेज से बिल्डिंग 2 के अंदर घुसे। लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्हें दिखा कि एक लिफ्ट 13 फ्लोर पर रुकी हुई है। झांग मिंग ने घबराते हुए थूक निकला। लीडर की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हे चियान बड़े कदमों से लिफ्ट में घुसा। झांग मिंग और ली हे भी साथ में अंदर गए। 13वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट में घुसते ही हे चियान ने कमर में लगी गन निकालकर फौरन चेक की। ली हे भी अपना हथियार चेक करते हुए साथ ही स्टन गन का बैटरी लेवल देखने लगा। झांग मिंग दोनों को देखते हुए एक्साइटेड भी था और डरा हुआ भी। वो इसी साल ज्वाइन हुआ था, लगभग 6 महीने हुए थे। हर बार जो मिशन मिलते थे वो छोटे मोटे होते थे। अभी तक मर्डर केस से सामना नहीं हुआ था। उसने खुद को संभालते हुए सिर झुकाकर हथियार चेक करना शुरू किया। 13वां फ्लोर आ गया। हे चियान लिफ्ट से बाहर निकला। तेजी से तीनों बिना आवाज किए 1302 के दरवाजे तक पहुंचे। हे चियान ने हाथ उठाया। लीहे और झांग मिंग रुक गए, हाथ अपने हथियार पर रखे। हे चियान दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने लगा। धड़ाम उसे अंदर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो सीधा खड़ा होकर फौरन दरवाजा खटखटाने लगा। खटखट खटखट। अचानक नॉक की आवाज आई। अंदर मौजूद आदमी रुक गया। इस वक्त एलन की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे। लंबे चौड़े डिलीवरी बॉय ने उसका मुंह कसकर दबाया हुआ था, साथ ही कमर पर चाकू टिकाया हुआ था। वो पूरी तरह कांप रही थी, रो रही थी, दिल में डर की इंतहा थी। दरवाजे के बाहर नॉक की आवाज सुनकर उसकी आंखों में खटखट खटखट नॉक की आवाज लगातार आ रही थी। डिलीवरी बॉय सिर झुकाकर एलन के कान के पास धीरे से धमकाते हुए बोला, आवाज निकालना वरना। कौन है? डिलीवरी बॉय ने जोर से पूछा। हे चियान और बाकी दोनों ने एक आदमी की आवाज सुनकर एक दूसरे को देखा। पाइप ठीक करने आया, ऊपर वाले फ्लोर का पाइप ब्लॉक हो गया है, मुझे यहाँ से चेक करना है। दरवाजा खोलिए, बस 2 मिनट लगेंगे। हे चियान ने भारी आवाज में कहा। अंदर वाला आदमी गुस्से से भर गया। इस टाइम पर? कल आना, मैं सो रहा हूँ। नहीं, ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है, थोड़ी देर में आपकी सीलिंग से भी पानी टपकने लगेगा। मैं जल्दी ठीक कर दूंगा, बस 10 मिनट में काम खत्म। दरवाजा खोलिए। आदमी दिल में गाली देते हुए एलन का मुंह कसकर दबाए रहा। एलन उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि बाहर वाला अंदर आकर उसे बचा ले। इस वक्त उसे शाम को मेरी कही हुई बात याद आ रही थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। फूड ऑर्डर क्यों किया? मैगी खा लेती तो चल जाता। मैं सो रहा हूँ, तुम जाओ। आज नहीं, डिलीवरी बॉय ने नकली नाम बोलते हुए कहा। बाहर हे चियान ने अंदर से मना करने की आवाज सुनी। चेहरा सख्त हो गया। लीहे की तरफ इशारा किया। लीहे ने सिर हिलाया, जेब से एक तार निकाला, फौरन दरवाजे के पास गया, हैंडल पकड़कर हल्के से खोलने की कोशिश की। हैंडल की आवाज सुनकर अंदर डिलीवरी बॉय अलर्ट हो गया। क्या कर रहे हो? लीहे ने हेची आन की तरफ देखा, सिर हिलाया। हेची आन ने सिर हिलाकर फिर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खोलो, मुझे पाइप ठीक करना है, बस खोल दो, मुझे काम करने दो। ऊपर वाले टेनेंट को आज ही ठीक करना है। हेची आन दरवाजा खटखटाते हुए बोलता रहा। सफीली हे तेजी से तार को लॉक में डालकर धीरे धीरे घुमाने लगा। डिलीवरी बॉय धीरे से गाली देते हुए अपनी पकड़ में मौजूद औरत की तरफ देखा। चाकू उसकी गर्दन पर रखा हुआ था। अंदर चलो। एलन आंसू बहाते हुए जबरदस्ती कमरे में ले जाई गई। फिर डिलीवरी बॉय ने उसे बांध दिया, मुंह पर टेप लगा दिया, धमकाते हुए बोला, चुपचाप पड़ी रहना, आवाज मत करना, वरना सीधा चाकू घोंप दूंगा। हेचियान अंदर की आवाज बंद होते देख धीरे से लीहे को जल्दी करने को कहने लगा। लीहे के माथे पर पसीना आ गया। उसने स्पीड बढ़ाई। खटखट खटखट, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। डिलीवरी बॉय ने फौरन अपने कपड़े उतारे, जल्दी से एक कपड़ा पहन लिया। आ रहा हूं, अब मत खटखटाओ, आधी रात को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? डिलीवरी बॉय ने जोर से आवाज दी, फिर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बंद करने से पहले चेतावनी भरी नजरों से एलिन को देखा। एलिन डर से भरी आंखें बंद करके बिल्कुल स्थिर पड़ी रही। आदमी ने फौरन दरवाजा बंद किया, चाकू कमर के पीछे खोसा, दरवाजा खोलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने हैंडल पर हाथ रखा, दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया। उसका चेहरा फौरन बदल गया, हाथ पीछे की तरफ बढ़ा। हेचियान ने आदमी की हरकत देखते ही एक जोरदार लात मारी, फौरन उसे काबू में कर लिया। लीहे ने कमरा चेक करना शुरू किया। डिलीवरी बॉय को जमीन पर दबाया गया। वो चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग गैरकानूनी तरीके से घर में घुसे हो, छोड़ो मुझे। झांग मिंग ने लीडर की तरफ देखा, थोड़ा हिचकिचाते हुए फौरन ली हे के पीछे जाकर चेक करने लगा। ली हे ने जमीन पर पड़े फूड बॉक्स और बिखरे हुए लिविंग रूम को देखा,
तभी अचानक बेडरूम से आवाज़ सुनकर तेज़ी से बेडरूम की तरफ बढ़ा। अंदर मत जाओ, मेरी बीवी सो रही है कमरे में। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं पुलिस बुलाऊंगा। डिलीवरी बॉय ने लीहे को बेडरूम की तरफ जाते देखा। आंखों में डर की चमक के साथ जोर से चिल्लाया, चुप रहो। हे चियान ने आदमी को कसकर दबाए रखा। वो चेतावनी भरे लहजे में बोला। लीहे ने दरवाजा खोला ही था कि उसे बंधी हुई औरत दिखी। एलिन ने किसी को आते देखा तो फौरन मदद की आवाज निकालने लगी। झांग मिंग, आकर मदद करो। लीहे ने मुड़कर आवाज दी, साथ ही जमीन पर पड़ा कंबल उठाकर एलिन को उठा दिया। झांग मिंग अंदर आया, बंधी हुई औरत को देखकर चौंक गया तो वो कॉल सच में सही थी। जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, इसे खोलो, मैं लीडर की मदद करने जाता हूँ। झांग मिंग होश में आकर फौरन बोला, ठीक है। इस वक्त मैं पूरी तरह ठंडी पड़ी हुई थी, दिल में लगातार प्रार्थना कर रही थी कि पुलिस लिंज को बचा ले। मैंने टाइम देखा, 12 बज चुके थे। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, कांपना रुक नहीं रहा था, साथ ही मेरी आंखों में फिर से दर्द होने लगा। मैंने सोच सोच कर तय किया कि एक और कॉल करूँगी। माओ होम उस वक्त मेरी डिटेल्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। माओ होम ने कॉलर आईडी देखी, कुछ जानी पहचानी लगी। उसने कॉल रिसीव किया। ये तो अभी थोड़ी देर पहले वाला ही नंबर है। हेलो हेलो। माओ होम ने वही जानी पहचानी घबराई हुई आवाज़ सुनी। सच में मैं ही हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आप लोग वहाँ पहुँच गए? इस कॉल को करने से पहले मैंने बहुत सोचा था। मुझे पता था कि दोबारा कॉल करने से ऑफिसर को शक हो सकता है, पर लिंजी के मेरे साथ इतने अच्छे व्यवहार को सोचकर मैं उसे मुसीबत में देखना नहीं चाहती थी। दिल की आवाज़ और कॉन्शियस के प्रेशर में मैंने कॉल कर दिया। माओ हुम ने मेरी हल्की कांपती आवाज़ सुनकर दिल में थोड़ी सॉफ्टनेस महसूस की। उसे इंस्टिंक्टिवली लगा कि ये लड़की उन लोगों जैसी नहीं है जो मज़े के लिए फेक कंप्लेंट करते हैं। टेंशन मत लो, हमारी टीम पहुंच चुकी है। पुलिस के पहुंचने की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। कॉल काटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। टाइम देखा, 12:12 रहे थे। मैं उठकर जल्दी से नहाई, फिर से प्रार्थना की कि लिंजी सुरक्षित रहे। पता नहीं कब खिड़की के बाहर बारिश की आवाज़ कम हो गई, हवा भी रुक गई। मैंने खुद को ज़बरदस्ती सुलाया, कल फिर ऑफिस जाना था। पूरी रात मैं आधी नींद आधी जागी हालत में रही। अलार्म बजने पर मेरे दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई। ऑफिस पहुंचते ही मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं धीरे धीरे उन लोगों के पास से गुजरी, सुनने की कोशिश की कि कहीं लिंजी वाले मामले की बात तो नहीं हो रही, पर दिल में थोड़ा डर भी था। सोच समझकर मैं अपनी सीट पर वापस गई, धीरे से कंप्यूटर ऑन किया, साथ ही कान लगाकर उधर की बातचीत सुनने लगी। मैं अब कभी फूड ऑर्डर नहीं करूंगी। डर के मारे जान ही निकल गई। एलिन तो लकी है, अच्छा हुआ पुलिस टाइम पर पहुंच गई, नहीं तो कल रात कुछ भी हो सकता था। हाँ यार, इसलिए अकेले रहने वाली लड़कियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल बहुत अजीब लोग हैं। उनकी टूटी फूटी बातें सुनते हुए मैंने राहत की सांस ली। दिल आखिरकार शांत हो गया। एलन जी ठीक है, चलो अच्छा हुआ। मैंने राहत से कंप्यूटर ऑन करके डेटा अरेंज करना शुरू किया। इस कंपनी में पार्ट टाइम कम करते हुए मैं बिल्कुल एक इनविजिबल इंसान की तरह थी। बस डेटा अरेंज करने का काम था, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना था। आमतौर पर बस एलिन और 2 और पार्ट टाइम लड़कियों से ही बात होती थी, बाकी किसी से कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। लंच ब्रेक में मेरे साथ पार्ट टाइम काम करने वाली दोनों लड़कियां एक्साइटमेंट से भरी हुई मेरी सीट पर आईं। शाओयान, लंच के लिए चले? गाँव मियाओ तेजी से मेरी सीट के पास आकर बोली, फिर झुककर धीरे से बोली, पता है आज कंपनी में कितनी बड़ी बात हुई? इस वक्त दूसरी पार्ट टाइम लड़की सूजन भी दौड़ कर आई। धीरे धीरे पर बहुत एक्साइटमेंट से बोली, मैंने अपनी आगे बैठने वाली अंजी से सुना, एलिन जी के साथ कल रात कुछ बहुत बड़ा हुआ। ये सुनते ही मेरा शरीर थोड़ा अकड़ गया। मैंने कंप्यूटर बंद किया, होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, क्या हुआ? सूजन ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा, चलो चलो लंच पर चलते हैं, वहीं बताती हूँ। गाँव मियाँ ने भी मेरी दूसरी बाह पकड़ ली। हाँ, आज सुबह मेरी लेट होने वाली थी, नाश्ता भी नहीं किया, बहुत भूख लगी है। दोनों की बांह पकड़ते ही मेरे दिल में हल्का सा डर आया, कहीं फिर से कोई सीन ना दिख जाए। कुछ सेकंड बाद जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने राहत की सांस ली, दोनों को मुझ कैंटीन तक ले जाने दिया। थोड़ी देर में तीनों खाना लेकर कोने की टेबल पर बैठ गईं, खाते खाते बातें करने लगीं। गाँव मियाओ बड़े बड़े निवाले खाती रही। कुछ निवाले खाने के बाद उसे लगा जैसे भूख से जान ही निकलने ली थी। मैंने आंजी से सुना कि कल रात एलन जी ने फूड ऑर्डर किया था। वो डिलीवरी बॉय घर में घुस आया, उसे मारने की कोशिश की। गाओ मियाओ धीरे से बोली। सूजन ने एक निवाला खाते हुए अभी निगला भी नहीं था कि बोल पड़ी, मैंने भी सुना, आज पूरी सुबह सब यही बात कर रहे हैं, बहुत डरावना है। मैंने चॉपस्टिक कसकर पकड़ते हुए पूछा, तो एलिन जी अब कैसी है, ठीक है ना? गाओ मियाओ ने फिर से एक बड़ा निवाला खाया, ठीक है, बस डर गई थी, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी काम पर। अच्छा चलो ठीक है। मुझे आखिरकार पूरी तरह राहत मिली, पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ। मैंने सिर झुकाकर खाना खाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन में जांग मिंग उस वक्त जोर शोर से पिछली रात की घटना सुना रहा था। तुम लोगों को नहीं पता, जैसे ही दरवाजा खुला लीडर ने सीधा एक लात मारकर कातिल को गिरा दिया, उसे काबू में कर लिया। फिर मैं और ली हे साथ में अंदर जाकर विक्टिम को बचाया। झांग मिंग की बात सुनकर टीम के बाकी लोग अंगूठा दिखाकर तारीफ करने लगे, सच में शानदार। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। झांग मिंग सिर खुजाते हुए लिखने में बिजी हे चियान की तरफ देखते हुए बोला। झांग मिंग चलकर हे चियान की टेबल पर झुककर बोला, लीडर आपको कैसे यकीन था कि वही आदमी कातिल है? अगर वो सच में घर का मालिक होता तो?
तब तो गलत आदमी को लात मार देते। बाकी सब भी क्यूरियसली हेची आन की तरफ देखने लगे। हेची आन टाइप करते हुए ठंडी आवाज में बोला, एक पुलिस ऑफिसर के लिए ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जरूरी होती है। पहली बात, बाहर जमीन पर गिरे डिलीवरी स्कूटर के बॉक्स में पूरा पानी भरा हुआ था, मतलब वो बहुत देर से बारिश में भीग रहा था। कोई भी डिलीवरी बॉय जल्दी में होता है, फूड डिलीवर करके फौरन वापस आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं। दूसरी बात, लिफ्ट से निकलकर 1302 के दरवाजे तक जमीन पर पानी की लकीरें थीं। साथ ही 1302 के दरवाजे पर भी बारिश के पानी के निशान थे। इसका मतलब जब विक्टिम ने दरवाजा बंद किया तब कातिल जबरदस्ती अंदर घुसा। तीसरी बात, कातिल ने जो कपड़े पहने थे वो उसके साइज के बिल्कुल फिट नहीं थे। आस्तीन और पैंट दोनों छोटे पड़ रहे थे। हेचियान टाइप करना बंद करके पीछे टिक गया। शांत आवाज में सबको केस के एनालिसिस समझाता रहा। सब सुनकर तारीफ भरी नजरों से देखने लगे। ताली ताली। तभी दरवाजे पर अचानक तालियों की आवाज आई। सब मुड़कर देखने लगे, फौरन उठ खड़े हुए। सर नमस्ते। डिपार्टमेंट के चीफ झाओ मिंगशान संतोष भरी नजरों से हेचियान को देख रहे थे। ये वही आदमी था जिसे उन्होंने खुद मांगकर टीम में लिया था। बाकी डिपार्टमेंट वाले इसे नहीं ले पाए थे। अब देखकर लग रहा था कि उनका अंदाजा सही था, हेचियान सच में टैलेंटेड था। सर, हेचियान ने चीफ को आते देख नमस्ते किया। झाओ मिंगशान मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए पास आए। छोटे हे, सुना है कल रात तुमने घर में घुसकर लूटपाट करने वाले किसी को पकड़ा? नहीं सर, ये घर में घुसकर मर्डर करने की कोशिश थी। उसकी नीयत मर्डर करने की थी। विक्टिम अभी हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर में हम स्टेटमेंट लेने जाएंगे। हेचियान ने शांति से जवाब दिया। चीफ की तारीफ से उसे कोई घमंड नहीं हुआ। झाओ मिंगशान हेचियान की शांत हालत देखकर और खुश हो गए। ये तो ऊपर से भेजा गया टैलेंट था। ऐसा बंदा टीम में हो तो प्रमोशन दूं नहीं। शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो। कुछ भी चाहिए हो तो बताना, मैं अप्रूव कर दूंगा। झाओ मिंगशान ने चियान को एनकरेज करते हुए मुस्कुराते हुए ऑफिस से निकल गए। बाकी सब हे चियान की तरफ जलन भरी नजरों से देखने लगे। ही चियान ने सख्त चेहरे के साथ उठते हुए कहा, झांग मिंग ली है, तुम दोनों अभी विक्टिम का स्टेटमेंट लो। लीडर ने कहा। बगल में डिप्टी लीडर माई आया। लीडर, कोई और काम है क्या? ही चियान ने माई की तरफ देखा। तुम कुछ लोगों को लेकर इंटेरोगेशन रूम जाओ, क्रिमिनल से पूछताछ करो। ठीक है। माई लोगों को लेकर निकल गया। हेचियान ने टाइम देखा, स्ट्रीट मार्केट की तरफ बढ़ गया। माओ हुंग ने हेचियान को आते देखा। फौरन रात को इकट्ठा की हुई डिटेल्स निकाल ली। साथ ही बताया, कल रात 12 बजे उसने फिर कॉल किया था, पूछ रही थी कि आप पहुंचे या नहीं। हेचियान ने गंभीर चेहरे से डॉक्यूमेंट्स देखे। जब मेरी फोटो देखी तो भौं उठाई। अभी अभी ग्रेजुएट हुई है ये लड़की। मेरी प्रोफाइल और बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स देखते हुए हेचियान ने कहा, समझ गया, ये फाइल मैं ले जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद माओ हमको बताकर वो फाइल लेकर अपनी सीट पर वापस आ गया। हिचियान मेरी फाइल देखते हुए सोचने लगा। दिमाग में कल रात की बात घूम रही थी। क्रिमिनल को पकड़कर लाने के बाद जब उसने पूछा कि किससे फोन पर बात हो रही थी, तो उस क्रिमिनल ने पूरी तरह कंफ्यूज होकर कहा कि उसने किसी से बात ही नहीं की और ये सब अचानक इम्पल्स में हुआ। उसने क्रिमिनल का कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया था, उसमें सिर्फ कस्टमर्स के नंबर थे। मेरी बताई हुई कोई भी कॉल रिकॉर्ड में नहीं थी। तो फिर ये लड़की कैसे जान गई कि क्रिमिनल कल रात कुछ करने वाला है? हेचियान ने सिर उठाकर ऑफिस में मौजूद लोगों को देखा, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। डिलीवरी बॉय की कल की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए, साथ ही विक्टिम के पर्सनल कनेक्शंस चेक करने के लिए। इंटेरोगेशन रूम से निकला माई कंफ्यूज होकर जाते हुए लोगों को देख रहा था। वो लीडर के पास आया, पूछा, लीडर, विक्टिम के पर्सनल कनेक्शंस क्यों चेक करवा रहे हो? अभी क्रिमिनल से पूछताछ की तो उसने कहा कि ये सब अचानक इम्पल्स में हुआ। हेचियान ने मेरी फाइल देखते हुए सिर उठाया। चेक करो, केस एनालिसिस लिखनी है। माई ने सिर हिलाया, समझ गया, कुछ नया सीखने को मिला। आखिरकार ऑफिस टाइम खत्म हुआ। मैंने सोचा एलएनजी जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहां जाकर उन्हें देखा। मैंने अपना बजट चेक किया। इस महीने थोड़ा ओवरस्पेंड हो गया था, पर फिर भी मैनेज हो जाएगा। एक फ्रूट बास्केट खरीदना अफोर्ड कर सकती थी, बस यही फ्रूट बास्केट। मुझे पता था हॉस्पिटल के पास फ्रूट्स महंगे मिलते हैं, पर इतने महंगे होंगे ये नहीं सोचा था। एक बंच अंगूर, 4 सेब, एक बंच केले, 2 संतरे, बस इतने का 188 रुपये लग गया। दिल कसकर पेमेंट की हॉस्पिटल के अंदर घुसी। ये हॉस्पिटल एलएनजी की सोसाइटी के बहुत पास था। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। मैं रिसेप्शन पर गई, एलएनजी का वार्ड नंबर पूछा। रिसेप्शन की नर्स बहुत पॉलाइट थी, मुझे रास्ता बताया, साथ ही खुद साथ चलकर एलएनजी के वार्ड तक ले गई। यही है एलएनजी का वार्ड, आप अंदर जाकर मिल सकती हैं। नर्स मुस्कुराते हुए बोली। मैंने थैंक्स कहा, थैंक यू, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर देखते ही दिखा कि लिंजी बेड पर कमजोर हालत में लेटी हुई थी। लिंजी, मैंने धीरे से आवाज़ दी। एलिन ने आंखें खोली, मुझे देखकर चौंक गई, फौरन उठने की कोशिश की। शाओयान, तुम यहाँ कैसे? अंदर आओ, बैठो। मैं जल्दी से बेड के पास गई, लिंजी की बांह पकड़कर उन्हें सहारा देकर बिठाया। एलिन ने मेरी तरफ देखते हुए, दिमाग में कल शाम ऑफिस से निकलते वक्त मेरी कई बातें याद आ गईं। हाय, एलिन ने आह भरी। आंखों में अब भी डर की चमक थी। कल रात मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, फूड ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। मुझे सच में नहीं पता था कि आजकल भी ऐसे लोग होते हैं। एलिन ये बोलते हुए बिना रुके कांपती जा रही थी। सोचकर ही उसे डर लग रहा था कि अगर पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो अब तक वो। लिंजी मत सोचो, अब सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिंजी को कैसे दिलासा दूं। आखिर जो हुआ था वो सोचकर ही डर लगता था। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई, यह सिंगल पेशेंट रूम था। लिंजी, आपके फैमिली मेंबर्स आए?
एलिन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उन्हें बताया ही नहीं, पर मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। वो अभी नीचे मेरे लिए खाना लेने गया है। अच्छा ठीक है, कोई देखभाल करने वाला है तो अच्छी बात है। मैंने सिर हिलाया। एलिन ने मेरी आंखों की तरफ देखते हुए भौहें सिकोड़ी। तुम्हारी आंख तो ठीक हो गई थी ना? फिर से लाल क्यों हो रही है? काफ़ी सीरियस लग रही है। आई स्पेशलिस्ट को दिखा लो। आंखों की बात सुनते ही मेरी बाईं आंख में फौरन दर्द होने लगा। उफ, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। आंख की बात मत करो तो ठीक, बात करते ही दर्द होने लगता है। नहीं, नहीं, तुम आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तभी एक नर्स एलन को दवा देने आई। एक्सक्यूज़ मी नर्स जी, ये बताइए यहाँ आई डिपार्टमेंट कहाँ है? मेरी फ्रेंड की आंख बहुत लाल हो रही है, दर्द भी हो रहा है। एलन ने फ़ौरन नर्स से पूछा। नर्स ने मुड़कर मेरी आंख देखी, वहाँ हल्की सी कोड़ी। सच में काफ़ी सीरियस लग रहा है। नर्स की ये बात सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट था या क्या, पर आंख और भी ज़्यादा दर्द करने लगी। आई डिपार्टमेंट दूसरे फ्लोर पर है, मैं आपको ले चलूँ? नर्स प्यार से बोली। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एलन मुझे देखते हुए बोली। जल्दी नीचे जाकर दिखाओ। मेरी फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा। मुझे मजबूरी में निकलना पड़ा। मैं खुद चली जाऊंगी, तकलीफ मत लो। मैंने बार बार मना किया, पर वहाँ की नर्स इतनी हेल्पफुल थी कि जिद करके मुझे सहारा देकर दूसरे फ्लोर जाने लगी। आई डिपार्टमेंट पास आते आते मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि कैसे मना करूं। बस यही है ये हमारा। मैंने चेहरा सिकोड़ा, मन में सोचा मुझे नहीं दिखवाना, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है सर। यहाँ एक पेशेंट है, उसकी आंख बहुत लाल है, दर्द भी हो रहा है। ज़रा देख लीजिए। अंदर आओ, देखता हूँ। कुछ पतले बालों वाले करीब 50 साल के एक डॉक्टर ने मेरी आंख देखी। ट्रीटमेंट रूम में जाकर लेट जाओ, मैं आकर देखता हूँ। इस तरह मुझे ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट रूम में लिटा दिया गया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सीनियर डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस कितनी होगी, ट्रीटमेंट का चार्ज कितना होगा। अगर बस दवा लिखी तो मैं दवा लेकर सीधा निकल जाऊंगी, फिर ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। लाइट ऑन हुई। ऊपर की लाइट सीधा मेरी आंखों पर पड़ रही थी। आंख खुल गई। डॉक्टर बगल में बैठकर ग्लव्स पहन रहे थे। मैंने आंखें सिकोड़ ली। लाइट बहुत तेज लग रही थी। डॉक्टर ने लाइट हटाई, तब मैंने आंखें खोली। आंख को क्या हुआ? कब से है ये? मैंने अपनी पूरी कंडीशन बताई। तभी देखा डॉक्टर हाथ बढ़ाकर मेरी आंख खोलने वाले थे। जैसे ही डॉक्टर ने मेरी आंख को छुआ, एक जानी पहचानी सी फीलिंग आई। मैं अकड़ गई। आंखों के सामने एक सीन दिखने लगा। जब मैंने साफ देखा कि बेड पर कौन लेटा है, तो मेरी सांस ही रुक गई। कोई मुझे बताया, इस बार मैं खुद उस सीन की मेन कैरेक्टर बन गई थी। सीन में दिखा कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। फिर यही डॉक्टर मेरी आंख का कॉर्निया निकालकर किसी और की आंख में लगा रहे थे। अकेला पड़ा हुआ ऑपरेशन टेबल पर, और सीन में मेरे जैसे ही अकेले पड़े हुए और भी लोग थे ऑपरेशन रूम में, जो चुपचाप टेबल्स पर पड़े थे। किसी के दिल में बड़ा सा छेद था, किसी का लिवर गायब था, चारों तरफ खून ही खून था। किसी का ब्लीडिंग रोकने की कोशिश भी नहीं हो रही थी। मैंने फौरन नजरें फेर ली। मुझसे देखा नहीं गया। सोचा भी नहीं था कि यह हॉस्पिटल असल में एक साइको हॉस्पिटल निकलेगा। हिलो मत, अभी चेकअप पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर ने फौरन मुझे पकड़ लिया। मैं उठकर बैठ गई। मुझे घर पर कुछ काम आ गया है, मैं अभी नहीं दिखवाती, मुझे वापस जाना है। डॉक्टर ने फौरन मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बिठाए रखा। आपकी आंख से ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन बहुत सीरियस है, एक छोटी सर्जरी करनी होगी, अभी एडमिशन प्रोसेस करना होगा, वरना आपकी आंख जाने का खतरा है। मुझे इस डॉक्टर की एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पता था अगर मैंने इसकी बात मानी तो सच में मेरी आंख जाएगी, बल्कि जान भी जा सकती है। मैं निकलना चाहती थी, और डॉक्टर के एटीट्यूड से लग रहा था कि वो मुझे आसानी से जाने नहीं देगा। मुझे मजबूरी में कहना पड़ा, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे छोड़ते हुए नर्स को बुलाया। नर्स को इशारा किया कि मुझे एडमिशन का प्रोसेस करवा दे। नर्स ने सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए मुझे सहारा देकर एडमिशन प्रोसेस के लिए ले जाने लगी। लिफ्ट के पास पहुंचकर मैंने नर्स से कहा, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, और मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं है, तो क्या मैं पहले घर जाकर अपना सामान ले आऊँ, फिर आकर एडमिशन प्रोसेस कर लूँ? नर्स ने मेरी बात सुनकर भी मुस्कुराते हुए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ मिल जाता है। वार्ड में सारा जरूरी सामान पहले से मौजूद है, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं। और आपकी अभी की कंडीशन देखकर लगता है कि आपको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, बाहर कहीं कुछ हो गया तो। नर्स की ये बात सुनते ही मेरे अंदर डर की इंतहा हो गई। कुछ हो गया, ये शब्द सुनते ही मुझे पहले देखी हुई कई मूवीज़ की कहानियां याद आने लगी। कहीं ये लोग मेरा कॉर्निया मैच होने की वजह से मुझे मार तो नहीं देंगे, कोई एक्सीडेंट बनाकर सिर्फ मेरे कॉर्निया के लिए। कुछ ही सेकंड्स में मेरे दिमाग में ना जाने कितने डरावने ख्याल आ गए। ग्राउंड फ्लोर आ चुका था। मैंने सामने स्टेप्स की तरफ देखा। मैंने पेट पकड़ते हुए कहा, वॉशरूम कहाँ है? मुझे पहले वॉशरूम जाना है। नर्स की आंखों ने एक पल के लिए कुछ चमका, फिर मुस्कुराते हुए मुझे बगल के वॉशरूम तक ले गई। संभल कर, अंदर स्टेप है, ध्यान रखिएगा, मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर गई। अंदर जाते ही मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। इस वक्त मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यहाँ से निकलकर किसके पास जाऊँ? मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ग्रेजुएशन के बाद इस शहर से जा चुके हैं। लिन जी को बुलाऊं? पर अगली ही सेकंड मुझे याद आया कि लिन जी ने ही तो मुझे ये आई स्पेशलिस्ट दिखाने की सलाह दी थी। अगर इन डॉक्टर्स ने लिन जी को बताया कि मेरी आंख सीरियस है और लिन जी भी मुझे यही सलाह देने लगी तो क्या करूं? खटखट खटखट। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं डर के मारे अकड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लगा जैसे अगले ही पल दिल बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, मैं अंदर हूँ, मैंने आवाज़ दी। लिन जी, आप हो गई क्या? वहाँ स्टाफ की शिफ्ट खत्म होने वाली है, हमें जल्दी एडमिशन प्रोसेस करना है। नर्स ने जल्दी करने को कहा। मैंने घबराते हुए कहा,
मुझे पेट में थोड़ा दर्द है, थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, प्लीज़ जल्दी कीजिए। जी ठीक है। नर्स के जाने की आवाज़ सुनते ही मैंने फ़ौरन फ़ोन निकाला। दिमाग में सोचने लगी कि इस शहर में और कौन जानने वाला चाहे। अचानक मेरी नज़र यांग डॉक्टर के नंबर पर रुक गई। ये यांग लिन डॉक्टर का नंबर था जो पहले मैं फ़ोन में सेव किया था। मैं थोड़ी हिचकिचाई। यांग डॉक्टर से कोई खास रिलेशन तो नहीं है? अचानक उनसे मदद मांगूं तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? पुलिस को कॉल करने में मदद करेंगे? नहीं, ये बात भी ठीक नहीं बैठती। पुलिस वैसे भी नहीं आएगी। क्या करूं? मैं बहुत घबरा गई। दिल में डर भी था। आखिरकार मैंने यांग डॉक्टर कॉल करने का फैसला किया, दिल में प्रार्थना करते हुए कि यांग डॉक्टर, पहले मैंने उनकी एक बार मदद की थी, उसी के चलते शायद मेरी मदद कर दें। ट्रिंग ट्रिंग, फोन की घंटी बजी। मेरा दिल भी उछल गया। हेलो। जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही मुझे रोने का मन करने लगा। हेलो हेलो यांग डॉक्टर, मैं हूँ। यांग लिन ने मेरा कॉल देखकर थोड़ा हैरान होते हुए फौरन पूछा, अरे श्याओ यान, आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या कुछ और बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे बताऊं। यांग डॉक्टर, मैं अभी एल हॉस्पिटल में हूँ। मैं यहाँ अपनी कलीग को देखने आई थी। फिर मैंने फ़ौरन जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया। अभी वो डॉक्टर मुझे एडमिशन प्रोसेस करने को बोल रहे हैं सर्जरी करनी है। नर्स भी मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे प्रोसेस कराने को बोल रही है, जाने भी नहीं दे रही। मैं अभी वॉशरूम में हूँ। यांग लिन ये सुनते ही कि मैं एल हॉस्पिटल में हूँ, उनकी भौहें कस गईं। फ़ौरन अपने जानने वाले किसी से कॉन्टैक्ट किया। शाओ यान, मेरी बात सुनो, तुम अभी वॉशरूम में ही रहो, बाहर मत निकलना। मैंने किसी को कांटेक्ट कर लिया है, थोड़ी देर में कोई तुम्हें ढूंढने आएगा, उसका नाम ली होंगजी है। यांग लिन ने पेशेंस से जल्दी जल्दी बताया। अभी शांत रहो, मेरी बात सुनो, गहरी सांस लो, डरो मत। अगर वो लोग अंदर आकर तुम्हें बाहर खींचें तो विरोध मत करना, पहले उनकी बात सुनकर एडमिशन प्रोसेस करा लेना। वो लोग आज रात तुम्हारी सर्जरी नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी कल तक का टाइम है, डरो मत। यांग लिन की आवाज़ सुनते हुए मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। थैंक यू यांग डॉक्टर, मुझे और कोई नहीं मिला इसलिए आपको कॉल किया। समझ गया, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। यांग लिन उस वक्त पार्किंग लॉट पहुंच चुके थे। गाड़ी लेकर तेजी से एल हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। इधर बाहर नर्स का इंतजार खत्म हो चुका था। दोबारा दरवाजा खटखटाने लगी। लिन जी, हो गया क्या? वहां शिफ्ट खत्म होने वाली है लिन जी। मैंने फोन कसकर पकड़ रखा था, कॉल अभी कटी नहीं थी। यांग लिन ने भी उधर की आवाज सुनी, धीरे से कहा, डरो मत, रिलैक्स रहो, आवाज थोड़ी तेज करो, सख्ती से बात करो मुझसे। मैंने यांग लिन की बात सुनकर खुद को रिलैक्स किया, आवाज को थोड़ा स्थिर करते हुए जोर से कहा, मुझे अभी पेट में दर्द है, उठा नहीं जा रहा। आप लोगों की शिफ्ट खत्म हो रही है तो हो जाने दो, मैं कल आकर प्रोसेस करा लूंगी, कोई बात नहीं। बाहर खड़ी नर्स मेरी बात सुनकर चिढ़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका। लिन जी, आपको आज रात एडमिशन लेना ही होगा, आपका ट्रीटमेंट भी बाकी है, आपकी आंख अभी काफ़ी सीरियस है। सर्जरी से पहले मैंने बाहर नर्स की बात पूरी तरह इग्नोर करते हुए सिर्फ यांग डॉक्टर की बात सुनी। नहीं, यांग लिन ने कहा, तुम्हारी आंख को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें खुद चेक करूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ट्रीटमेंट कर दूंगा। मैंने धीरे से हामी भरी। लिन जी, आप सुन रही हैं? लिन जी, दरवाज़ा मत खटखटाओ, क्या वॉशरूम भी नहीं जाने देते तुम लोग? तुम्हारे एल हॉस्पिटल में वॉशरूम जाने की भी परमिशन नहीं है क्या? नर्स मेरी ये बात सुनकर एक पल के लिए कुछ जवाब नहीं दे पाई। गहरी सांस ली, चेहरे पर चिढ़ थी, पर आवाज़ अब भी नरम रखी। ठीक है लिन जी, आप आराम से आइए, मैं डिस्टर्ब नहीं करती। नर्स के जाने की आवाज़ सुनकर मुझे राहत मिली। इधर ली होंगजी को यांग लिन का मैसेज मिला। एक पल चौंका, फिर भौहें सिकोड़ी। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा, फिर टाइम देखकर सीनियर से कहा, सर शिफ्ट खत्म होने वाली है, मैं आज की रिपोर्ट लिखने जाता हूँ। हाँ जाओ, सीनियर ने कहा। ली होंगजी, कुछ सामान लेकर मैं तेजी से नीचे उतरा और इनपेशेंट डिपार्टमेंट की पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां देखा कि वो नर्स टॉयलेट के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने यांग लिन को मैसेज भेजा, जवाब आने का इंतजार किया, फिर बड़े कदमों से उस नर्स के पास गया। अरे शियाओ झांग, तुम यहाँ क्यों हो? डॉक्टर ली, आप ड्यूटी खत्म करके नहीं गए? मुझे लग रहा है बस थोड़ी देर में जाऊंगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कुछ काम बाकी है, कुछ बातें बताकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा क्या आज नाइट शिफ्ट है? नहीं, अगले हफ्ते नाइट शिफ्ट है। इसी वक्त मैंने डॉक्टर यांग के कहे मुताबिक चुपचाप टॉयलेट का दरवाजा खोला। बाहर उस नर्स की आवाज़ सुनकर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत डरी हुई थी। मत डरो, वो डॉक्टर तुम्हारी मदद करेगी, यांग लिन ने प्यार से समझाया। मैंने हिम्मत जुटाई और बड़े कदमों से बाहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं बाथरूम से निकली, एक कमरे में देखा कि वो नर्स पीठ मोड़े खड़ी थी और वो पुरुष डॉक्टर मेरी तरफ मुंह किए था। मुझे बाहर आते देख वो डॉक्टर जैसे कुछ हुआ ही ना हो नर्स से बात करता रहा। मैंने ये मौका पाकर तुरंत बगल की तरफ तेजी से चल पड़ी, जल्दी से वहां से निकल गई। ली होंगजी ने देखा कि मैं अस्पताल के गेट से बाहर निकल चुकी हूँ, तो उसने राहत की सांस ली और झांग नर्स से बातचीत करता रहा। अरे डॉक्टर ली अभी तक गए नहीं? बगल से आया एक और डॉक्टर। ली होंगजी को देखकर हाथ हिलाया। ली होंगजी को अचानक याद आया, उसने घड़ी की तरफ देखा। अरे यार, मैं तो शियाओ झांग से बात करने में इतना उलझ गया कि असली काम ही भूल गया। इसी बीच उस नर्स को भी टॉयलेट में मौजूद उस इंसान की याद आई। वो ली होंगजी को बताने लगी, टॉयलेट में जाकर मुझे बताओ। ली होंगजी ने एक नज़र देखी और तेजी से निकल गया। सर वो मरीज तो चली गई? झांग नर्स ने खाली टॉयलेट को देखा, दिल में गुस्सा भरा हुआ था।
मैं अभी सर को रिपोर्ट करती हूँ। इस वक्त मैं डॉक्टर यांग की गाड़ी में बैठ चुकी थी। पूरा शरीर कांप रहा था। दिमाग में बस अभी अभी हुई घटना घूम रही थी। आंखों में दिक्कत आने से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि यह दुनिया शांत है, रोशनी से भरी है। घर में घुसकर हत्या जैसी घटनाएं भी बस न्यूज में ही देखने को मिलती थीं, पर देखने के बाद बस इतना कहकर छोड़ देती थी। अभी जैसा खुद अनुभव करना न्यूज देखने से बिल्कुल अलग एहसास है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाएं। अब मैं कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहती। मैं तो बस एक आम साधारण इंसान हूँ। ये खास ताकत जिसके लायक हो उसी को दे दो। यांग लिन ने मुझे कांपते देखा। कुछ नहीं हुई। गाड़ी को एक मिल्क टी की दुकान पर ले गई। नीचे उतरकर मेरे लिए गर्म मिल्क टी खरीद कर लाई। थोड़ा गर्माहट लो, शरीर थोड़ा गर्म होगा, मन भी शांत होगा। यांग लिन ने मिल्क टी मेरे हाथ में रख दी। मेरा हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस करते हुए हाथ की गर्माहट से मुझे थोड़ा होश आया। मैंने हाथ में मिल्क टी को देखा, फिर सिर उठाकर डॉक्टर यांग को देखा। दिल में बहुत एहसान महसूस हुआ। थैंक यू डॉक्टर यांग। अगर आज आप ना होती तो मैं अचानक रुक गई। खुद के साथ जो हुआ उसे तो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अगर किसी और को बताती तो शायद लोग यही सोचते कि उसे वहम की बीमारी है। यांग लिन ध्यान से गाड़ी चला रही थी। मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। कोई बात नहीं, आगे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। आगे से शरीर में कहीं भी तकलीफ हो तो एयर अस्पताल मत जाना, सरकारी अस्पताल जाना। मैंने सिर हिलाया। हाँ, समझ गई। गाड़ी मेरे किराए के मकान के नीचे रुकी। मैं डॉक्टर यांग को अलविदा कहने ही वाली थी कि अचानक यांग लिन ने मुझे रोक लिया। रुको, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। मैं मुड़कर डॉक्टर यांग की तरफ हो गई। यांग लिन ने पीछे की सीट से मेडिकल बॉक्स निकाला, गाड़ी की लाइट जलाई, ग्लव्स पहनकर मेरी आंखें चेक करने लगी। रात को जागी थी क्या? यांग लिन ने धीरे से पूछा। हाँ, कल रात नींद नहीं आई, ठीक से सो नहीं पाई, मैंने धीरे से कहा। यांग लिन ने चेक करने के बाद अपने औजार समेटे। बोली, जागने की वजह से ही होगा। जब तक आंख ठीक नहीं होती तब तक बिल्कुल रात को जागना नहीं है। रात को जागने से दिमाग की नसें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, साथ ही आंखों की नसों पर भी असर पड़ता है। आमतौर पर नॉर्मल इंसान भी रात को जागे तो सबसे पहला असर आंखों पर ही दिखता है, इसलिए आगे से कोशिश करना कि रात को न जागे। यांग लिन ने कुछ दवाइयां निकाली, पेन लेकर उन पर निशान लगाए। घर जाकर मैंने जो लिखा है उसी हिसाब से इस्तेमाल करना। अभी घर जाकर इसे लगाना शुरू कर देना। ये आंख धोने के लिए है। इसके बाद ये दवा डालनी है। एक बार में 3 बूंद। दिन में जब भी टाइम मिले डाल लेना। सोने से पहले डाल लेना। यांग लिंग ने सब कुछ समझाकर दवाइयां बैग में डालकर मुझे दे दी। मैं पूरे चेहरे पर एहसान का भाव लिए बोली, डॉक्टर यांग, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। सच में आज बहुत बहुत थैंक यू। ये सब कितने पैसे हुए मैं आपको भेज देती हूँ। यांग लिंग ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। न कुछ देने की ज़रूरत है न पैसे भेजने की। ये सब तो तुम दवाई की दुकान से भी सस्ते में ले सकती हो। ऊपर से मैंने अस्पताल से ही लिया है, ज़्यादा पैसे लगे भी नहीं। चलो जल्दी घर जाओ। आजकल सेफ्टी का ध्यान रखना। रात को घर आकर दरवाज़ा अच्छे से लॉक करना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। यांग लिंग ने फ़ोन निकाला। मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट ऐड कर लेती हूँ, थोड़ी देर में एक्सेप्ट कर लेना। बाद में आंखों कोई दिक्कत हो या कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे बात कर लेना। मैं डॉक्टर यांग को देखते हुए दिल में बहुत गर्माहट महसूस कर रही थी। इस अनजान शहर में उसे कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी डॉक्टर, इतना अच्छा इंसान मिलेगा। मैंने पूरे दिल से डॉक्टर यांग का शुक्रिया अदा किया। घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लॉक लगाने के बाद मैं ज़मीन पर बैठ गई। इस वक्त मुझे बहुत घर की याद आ रही थी। मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। और यूँ सुबह जब अलार्म बजा तो मैं थोड़ी नींद में थी, कुछ मिनट लेटी रही। फिर होश में आते ही जल्दी उठकर तैयार हो गई। शीशे के सामने खड़े होकर देखा तो बाईं आंख कल से काफ़ी बेहतर लग रही थी। मैंने खुशी से डॉक्टर यांग को मैसेज भेजा, बताया कि आंख काफ़ी ठीक हो गई है और कल की मदद के लिए फिर से शुक्रिया कहा। थोड़ी देर में यांग लिन का जवाब आया। बस 4 शब्द थे, कोई बात नहीं। फिर एक और मैसेज आया, आंख ठीक हो रही है, अच्छा है, आजकल हल्का खाना खाना, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर यंग। मैंने जवाब देकर सामान उठाया और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक बात दिमाग में घूमती रही। कल जो मैंने देखा था वो सब लोग जो मेरे साथ उस ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे, उनका क्या होगा? पर मैं पहले भी एक बार पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी हूँ, फिर से करूँ तो? छोड़ो, अनजान बनकर रहना ही ठीक है। मैंने खुद को समझाया, इस समाज में जीना है तो अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी पहुंचते ही मुझे लिन दीदी का फ़ोन आया। शियाओ यान, अभी नर्स ने कहा कि तुम्हारी आंख में काफ़ी दिक्कत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज टाइम निकाल कर आकर एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। मैं ये सुनकर घबरा गई, फ़ौरन बोली, दीदी मैं अब ठीक हूँ। कल रात मैं फिर से पहले वाले डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने चेक करके बताया कोई दिक्कत नहीं है, दवाई दे दी है, आज सुबह उठते ही काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है। शियाओ यान, आंखों के मामले में बहुत सावधानी रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ जी, मुझे पता है दीदी। मैं हिम्मत जुटाकर फ़ोन काट दी। हाथ हल्का हल्का काँप रहा था। दिल में यही दुआ कर रही थी कि वो लोग मुझ पर नज़र न रखें। पर जो डर था वही हुआ। दोपहर की छुट्टी में दीदी का फिर से फ़ोन आया। बोली, एयर अस्पताल के आई डिपार्टमेंट के डॉक्टर मुझे फ्री में चेकअप देना चाहते हैं, क्या मैं इसे टाल नहीं सकती? मैंने गहरी सांस लेकर धैर्य से कहा, दीदी मेरी आंख सच में काफ़ी ठीक हो गई है, अस्पताल जाकर चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एशियन सेंटर हॉस्पिटल में दिखाया था। एलन ये सुनकर सिर उठाकर बगल में खड़ी नर्स की तरफ देखकर बोली, ठीक है मैं समझ गई, मैं उन्हें बता देती हूँ। फ़ोन रखने के बाद एलन सामने खड़ी नर्स की तरफ देखकर बोली, तुमने भी सुन लिया, मेरे कलीग की आंख सच में ठीक है, डॉक्टर को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। वो नर्स थोड़ी अकड़ी हुई दिखी। ठीक है, फिर आपको परेशान नहीं करते। नर्स के जाने के बाद बगल में खड़ा बॉयफ्रेंड आगे आया।
धीरे से बोला। थोड़ी देर में अपने कलीग को बता देना कि आजकल सावधानी रखे, इस अस्पताल की फ्री ट्रीटमेंट वाली बात पर भरोसा न करे, कुछ भी दिक्कत हो तो सही अस्पताल में इलाज कराए। एलन कंफ्यूज होकर बॉयफ्रेंड की तरफ देखी। मतलब? बॉयफ्रेंड हल्का सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं, अस्पताल से निकलने के बाद बताता हूँ, यहाँ बोलना ठीक नहीं। बॉयफ्रेंड को आगे ना बोलते देख अपने मन में उठे शक को दबाकर उसने सिर हिलाया और मुझे मैसेज भेज दिया। जब मुझे एलन का मैसेज मिला मैं तब खाना खा रही थी। मैसेज पते ही मेरा मूड खराब हो गया, खाने की भूख खत्म हो गई। क्या हुआ? साथ बैठी गाँव माँ ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस एक ऐड मैसेज था। गाँव माओ सिर झुकाकर खाना खाने लगी। मैं बेस्वाद तरीके से खाना खाती रही, मन में यही सोच रही थी, बस उम्मीद है कि वो अस्पताल अब मुझ पर नजर ना रखे। अस्पताल वाली उस लड़की की जानकारी सब पता चल गई? पता चल गई, इसी साल ग्रेजुएट हुई है, हाई शहर में अकेली रहती है, पार्ट टाइम भी करती है, उसके दोस्त सहेलियां हाई शहर में नहीं है, परिवार बाहर के शहर में रहता है। ये बात कहने वाला और कोई नहीं, कल रात मुझे चेक करने वाला वही आई डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर थे, साथ में एक नर्स भी थी। इस बार मरीज की पहचान जरूरी है, ऊपर से 2 दिन से दबाव आ रहा है। पहले ही लोगों को उस लड़की का ब्लड लेने के लिए भेज दिया गया है। रात को मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर कई सारे ताले लगा दिए, साथ ही ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस के सामान भी ऑर्डर कर लिए, बड़े और छोटे दोनों, अब से बाहर जाते वक्त हमेशा साथ रखने वाली। रात अच्छी नींद में गुजरी। अगले दिन नाश्ता करते वक्त टाइम देखा तो अभी काफ़ी वक्त था। मैंने सोचा आज बस से ऑफिस जाऊंगी, दरअसल मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, डर लगता है कहीं कुछ अजीब ना दिख जाए। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, कोई सुपर हीरो नहीं जो दुनिया बचा सके, बस चाहती हूँ जिंदगी शांति से गुजरे। बस स्टॉप पर बस आ गई। मैं जल्दी चढ़ने की बजाय सबके चढ़ जाने का इंतजार करने लगी, फिर सबसे बाद में चढ़ी ताकि किसी से टकराव ना हो। ज़रा रास्ता दो, ज़रा रास्ता दो। मेरा कार्ड स्वाइप नहीं हुआ, मैं वहां जाकर आती हूँ। मैं बीच में खड़ी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। जब मुझे पीछे से किसी के आने की आवाज़ आई, मैंने एक नज़र देखी और थोड़ी बगल हो गई, रास्ता दे दिया। जैसे ही वो आदमी मेरे बगल पहुंचा, अचानक बस ने ब्रेक लगाया। वो आदमी जैसे संतुलन खो बैठा, सीधा मुझसे टकरा गया। मैंने अपने आप हाथ उठाकर बचाव किया। अचानक बाजू में हल्की सी चुभन महसूस हुई, मैं पीछे हट गई, उस आदमी से दूरी बना ली। मुझे समझ नहीं आया कि उस आदमी के शरीर से डेटॉल जैसी गंध क्यों आ रही थी। सॉरी सॉरी, टकरा गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। वो आदमी संभलकर तुरंत माफी मांगने लगा। मैंने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी बाजू देखी, कुछ चीज से खरोंच लगकर खून निकल रहा था। वो आदमी अगले स्टॉप पर उतर गया था। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसे एक नज़र देखा, फिर देखा कि वो आदमी अचानक पीछे मुड़कर अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। जब उसे लगा कि मैं उसे देख रही हूँ, उसने फौरन नज़र फेर ली। मेरा दिल जोर से धड़का, बाजू पर रोंगटे खड़े हो गए। बस चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर उस आदमी को देखती रही। जब बस थोड़ी दूर निकल गई, वो आदमी काली कार में बैठ गया। मैंने सिर झुकाकर देखा, बाजू का खून अब रुक चुका था। दिल डूब गया। धीरे से टिश्यू निकालकर बाजू का खून पहुंचा। कंपनी पहुंचकर अभी ऑफिस टाइम शुरू नहीं हुआ था। मैंने रास्ते भर सोचा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। नहीं पता क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे सीधा सीधा लग रहा था कि वो आदमी जानबूझकर मेरी बाजू पर खरोंच लगाए। साफ बात है कि वहां सिर्फ मैं अकेली थी, बगल में कोई नहीं था। वो आराम से दूसरी तरफ जा सकता था, पर वो खासतौर पर मुझसे ही टकराया। इसके अलावा बस से उतरने के बाद उस आदमी की नज़र भी अजीब थी। मैं दिल में बहुत डरी हुई थी। सोचते सोचते फ़ोन खोला, यांग डॉक्टर का पेज खोला, पर समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। बहुत देर हिचकिचाने के बाद मैंने चैट पेज बंद कर दिया। मैं पहले ही डॉक्टर यांग को बहुत बार परेशान कर चुकी हूँ। इस बार ये मामला डॉक्टर यांग को इसमें घसीट नहीं सकती। मैंने मुट्ठी भींची। आखिर में तय किया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को फ़ोन करके रिपोर्ट करूंगी। आज माओ होम की मॉर्निंग शिफ्ट थी। वो जल्दी उठकर टीम में पहुंचा। अभी अभी हैंडओवर पूरा करके बैठा ही था कि फ़ोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर नज़र डाली, कुछ जाना पहचाना सा लगा। माओ होम मन में सोचता रहा कि ये जाना पहचाना नंबर किसका है। फिर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, नमस्ते, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम है, बताइए क्या हुआ। मैं सुनते ही पहचान गई कि ये उस रात वाला ऑपरेटर है। धीरे से बोली, हेलो, नमस्ते ऑफिसर, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। माओ होंग की आवाज़ सुनकर चौंक गया। ये तो वही लड़की है जिसने 3 दिन पहले रात को रिपोर्ट की थी। नाम था लिन शियायान। हाँ वही नाम। कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ? माओ होंग का दिल पता नहीं क्यों थोड़ा उत्तेजित हो उठा। नाम था लिन शियायान। हाँ वही नाम। कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ? माओ होंग ने पूछा। दिल पता नहीं क्यों थोड़ा उत्तेजित हो उठा। मैंने थूक निकला। शांत होकर बोली, मुझे लगा है किसी ने उस पर नजर रखी है। आजकल तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम पर नजर क्यों रखी होगी? माओ होंग ने पूछा। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ा। परसों रात ड्यूटी के बाद मैं एयर अस्पताल में अपने कलीग को देखने गई थी। फिर मैंने अस्पताल में जो हुआ और कल दी का फ़ोन आया और आज बस में जो हुआ सब कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को बता दिया। माओ होंग ने भौहें सिकोड़ी। ये तो मुश्किल मामला है। ये तो बस तुम्हारा अंदाज़ा है, कुछ साबित नहीं है। तो इस हालात में मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप लोग मेरी सुरक्षा कर सकते हैं? मैंने पूछा। माओ होंग थोड़ा हिचकिचाया, सोच विचार कर बोला, क्यों ना तुम हमारी टीम में आ जाओ, क्योंकि अभी तक कुछ असल में हुआ नहीं है। माओ होंग की बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। ठीक है, मैं अभी आ सकती हूँ? हाँ आ सकती हो। तुम्हारे पास कब टाइम है? कभी भी आ सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। मैंने फ़ोन काट दिया। तय किया दोपहर की छुट्टी में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम जाऊंगी। वो टीम ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं थी, लगभग आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। 2 घंटे की लंच ब्रेक में आराम से शाम की शिफ्ट भी पढ़ लूंगी।
दोपहर छुट्टी होते ही मैंने गाँव माओ और सुजान को बता दिया कि मुझे कहीं जाना है, उनके साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। ठीक है, बाय हूँ। मैंने दोनों को अलविदा कहा और तेजी से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ निकल पड़ी। आधे घंटे बाद मैं टीम के गेट में दाखिल हुई। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने किसी को अंदर आते देख मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, बताइए क्या मदद चाहिए। मैं घबराते हुए स्टाफ के सामने पहुंची। नमस्ते, आज सुबह मैंने फ़ोन किया था, मुझे यहाँ आने को कहा गया था। अच्छा, तुमने कोई अपराध किया है क्या? ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने पूछा। मैं घबराकर सिर हिलाई। नहीं नहीं, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? इसी वक्त हे छियान बाहर निकल ही रहा था। अचानक एक जाना पहचाना नाम सुनकर वो रुक गया। हॉल में खड़ी उस लड़की की तरफ देखा और उसके पास चला गया। तुमने कहा रिपोर्ट करने आई हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे मुझे लगता है कोई मुझे पकड़ना चाहता है। मैंने मुट्ठी बिछी, हिम्मत जुटाई। हे छियान की बताई बात बगल में खड़े होकर मुझे देखते हुए उसकी जानकारी से बिल्कुल मैच कर रही थी। लिन शियाओयान, उम्र 24, इसी साल ग्रेजुएट हुई, स्वभाव से शांत, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, दोस्त यार बहुत सीमित। हे छियान आगे बढ़ी, टेबल थपथपाई। तुम मेरे साथ अंदर चलो। मैं डर के मारे सामने खड़े उस बेभाव लंबे चौड़े ऑफिसर को देखती रही। क्या क्या करना है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मुझे पछतावा हो रहा था, मन कर रहा था वापस चली जाऊं। ये ऑफिसर बहुत डरावना लग रहा है, कहीं बुरा इंसान तो नहीं? हे छियान ने देखा मैं डरी हुई हूँ। उसकी आवाज़ नरम पड़ी। कोई बात नहीं, बस अभी तुम्हें कहा रिपोर्ट करनी है, इसलिए बात समझनी है। मैं अंदर नहीं जा सकती क्या? मैं एक कदम पीछे हटी। मेरी सावधानी और डर देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई और धैर्य से बोली, कोई बात नहीं, बस थोड़ी बात करनी है, अंदर और भी ऑफिसर हैं, चलो। हे छियान मुड़कर अंदर चल पड़ी। मैं वहीं खड़ी थोड़ा हिचकिचा रही थी। पहले वाले उस ऑफिसर ने धीरे से कहा, बेफिक्र रहो, वो हमारी टीम की हेड है। दिखने में थोड़ी सख्त लगती हैं, पर बहुत अच्छी इंसान है, जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई, कदम बढ़ाकर हे छियान के पीछे चल पड़ी। पीछे से आती कदमों की आवाज़ सुनकर हे छियान ऑफिस की तरफ मुड़ी। तुम्हें तो बाहर जाना था कुछ काम से? लीहे ने अभी अभी गई और वापस लौटी हेड को हैरानी से पूछा। हे छियान अपनी सीट पर पहुंची। कोई रिपोर्ट करने आई है, बात समझने ले आई हूँ। अच्छा। ली हे सिर झुकाकर नूडल्स खाता रहा। मैं हे छियान के पीछे उनके ऑफिस में पहुंची। वहां और ऑफिसर भी थे, देखकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। हे छियान ने एक कुर्सी खींचकर मुझे बिठाया। थैंक यू। मैंने सावधानी से बैठ गई, बस एक कोने पर टिककर। हे छियान ने एक नज़र मुझे देखी, सिर झुकाकर कागज पेन निकाला। बताओ, तुम रिपोर्ट क्यों करने आई? मैंने मुंह खोला, सामने बैठे ऑफिसर को देखा, थोड़ा सोचकर बोली, परसों रात में एयर अस्पताल गई थी अपने एक कलीग को देखने। हे छियान ने एयर अस्पताल सुनते ही आंखों में एक धुंधली चमक आई। नोटबुक पर लिखा था एलन, विक्टिम, बस ये 5 शब्द। फिर मेरी आंख में हाल ही में चोट लगी थी। कलीग ने कहा कि एयर अस्पताल में एक बार चेकअप कर लो। बाद में मैंने उस नर्स की नज़र बचाकर अस्पताल से निकल गई। जब मैंने बताया कि नर्स ने ज़बरदस्ती मुझे एडमिशन फॉर्मेलिटी के लिए खींचा, हे छियान सिर झुकाए न जाने क्या सोचता रहा। आज सुबह बस में एक आदमी जानबूझकर मुझसे टकराया, फिर मेरी बाजू पर खरोच लगकर खून निकल गया। मैंने अपनी बाजू उठाकर ऑफिसर को दिखाई। हे छियान ने मेरी बाजू पर लगी खरोच देखी। एक नज़र में समझ गई कि यह किसी धारदार चीज से हुआ है। तो मुझे शक है कि मेरे चेहरे पर परेशानी थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। हे छियान मेरी तरफ देखी। तुम्हें किस बात का शक है? मैं हिचकिचाती रही, सच में समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। हे छियान मेरी परेशानी देखकर पेन नीचे रख दिया, मेरी तरफ देखकर बोली, एक बात पूछनी है तुमसे। मैंने सिर उठाकर सामने बैठे ऑफिसर को देखा। क्या तुम एलन को जानती हो? मेरा दिल कस गया। जानती हूँ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? इस वक्त मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था। मुझे शक हो रहा था कहीं इस ऑफिसर को पता तो नहीं वो फ़ोन कॉल मैंने ही की थी, कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना और एलन का रिश्ता बताया। स्टेटमेंट लेते वक्त एलन ने एक बार कहा था, उसने कहा था पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, अच्छा होता। हिचयान की नज़रें मुझ पर टिकी रहीं। मैं ये बात सुनते ही चेहरे से पीला पड़ गई। लियान, तुम जानती हो उसे? मैंने अकड़कर सिर हिलाया। नहीं जानती। लियान वही है जो उस रात एलन के घर में घुसी थी। मैं सिर झुकाकर अपनी उंगलियां कसकर पकड़े रही। हमने लियान से पूछताछ की। उसने कहा कि सोसाइटी के अंदर घुसते ही अचानक उसके मन में घर में घुसकर हत्या करने का ख्याल आया। उसने बाहर से कोई फ़ोन नहीं किया था, न ही किसी को अपनी नीयत बताई थी। पर तुमने 19 तारीख की रात पुलिस को फ़ोन करके बताया कि तुमने डिलीवरी बॉय की बात सुनी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं खुद को मन ही मन समझा रही थी घबराना नहीं। शायद जिस डिलीवरी बॉय की बात मैंने सुनी वो और जिसे आप लोगों ने पकड़ा वो दोनों अलग अलग लोग हों। मैंने हे छियान की नज़रों में देखा। वो नज़रें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा मेरा सारा दिखावा इस आदमी के सामने बेनकाब हो गया है। तो तुम कैसे इतनी सटीक एलन का पता बता पाई? लियान के मुताबिक ये डिलीवरी उसके ऑर्डर लेने से लेकर पहुंचाने तक सिर्फ उसी के हाथ से गुजरी, कोई और डिलीवरी बॉय शामिल नहीं था। तुम कहाँ थी? कब उस डिलीवरी बॉय की बात सुनी? जो फ़ोन कॉल तुमने सुना था वो फिर से मुझे बताओ। मैं अंदर से बेबस हो गई। क्या बोलूँ? उस वक्त जो बात मैंने बनाई थी, अब दोबारा बताने पर पक्का पहले से अलग हो जाएगी। मैंने सामने बैठे ऑफिसर को देखकर गहरी सांस ली। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा उस डिलीवरी बॉय से कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस नहीं चाहती थी कि लिन दीदी लड़की को कुछ हो। हेचियान ने भौं उठाई, पीछे टिककर हाथ बांधकर मुझे देखा। तो तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें कैसे पता चला उस रात लियान एलन को मारने वाली थी? मैं सिर झुकाकर कुछ पल सोचती रही।
फिर सिर उठाकर हे छियान की तरफ देखी। मुझे पता था अगर अभी साफ साफ नहीं बताया तो मुझे उस हत्यारे का साथी मान लिया जाएगा। मन ही मना भरकर हे छियान की तरफ देखा। अगर मैं बताऊं तो क्या आप मुझे पकड़ लेंगे? हे छियान ठंडी नजरों से मुझे देखती रही। जैसा सोचा था वैसा ही, इस लड़की में कोई राज जरूर है। कहीं ये ली आन के साथ मिली तो नहीं? ली आन ने सच नहीं बताया। इन लोगों के पीछे असली मकसद क्या है? मुझे सामने बैठे ऑफिसर से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, फिर भी हे छियान को देखकर बोली, 17 तारीख की रात। घर लौटते वक्त मैं सोसाइटी के पीछे वाले एक कंस्ट्रक्शन साइट से होकर गुजरी। जब मैं साइट के बीच में पहुंची, वहां चूने और रेत का ढेर था। अचानक तेज हवा चली, फिर मेरी आंखों में चूना और रेत भर गई। हे छियान ने भौं सिकोड़ी, ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी। पीछे बैठे ली है सोचा, शायद मैं अब अपराध की डिटेल बताने वाली हूँ। उसने मेरी बातें लिखनी शुरू कर दी। फिर मेरी बाईं आंख में बेइंतहा दर्द होने लगा। मजबूरी ने एक क्लिनिक से सलाइन वाटर लाकर धोया, पर अगली सुबह उठकर भी दर्द वैसा ही था और भी ज्यादा, जैसे खून निकल आया हो। मुझे लगा पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो सब सपना है। बहुत उम्मीद थी कि सपना जल्दी टूट जाए, पर आंख की हालत काफी गंभीर लग रही थी। उस वक्त मैं 46 नंबर बस में बैठी थी। हाई शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल जा रही थी। बस में एक आदमी उतरने वाला था। वो धक्का देते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वो मुझसे टकराया, अचानक मेरी आंखों के सामने एक दृश्य आया। मैंने देखा कि वो आदमी उतरते वक्त पीछे से आती एक बाइक से टकरा गया। बस ड्राइवर ने देखा नहीं, गाड़ी चलाता रहा। फिर वो आदमी बस के नीचे को चला गया। हे छियान की भौहें और सिकुड़ गईं। उसे लगने लगा शायद मुझे कोई मसीबत है। पीछे बैठा ली हे भी थोड़ा असमंजस में था। पेन पकड़े सोच रहा था लिखूं या नहीं। मैं आगे बोली, मुझे लगा मुझे भ्रम हो रहा है, पर उसके बाद बस रुकी। वो आदमी सबसे पहले उतरा, फिर बिल्कुल वही दृश्य जो मैंने देखा था असल में सामने हो गया। वो आदमी बस के नीचे कुचल गया। हे छियान, ये सुनकर याद आया कि 2-3 दिन पहले सच में एक बस में यात्री के कुचलने की घटना हुई थी। मैं अस्पताल पहुंची, आँख की जांच करवाने लगी, पर जब उस डॉक्टर ने मेरी आंख को छुआ, मुझे फिर से एक दृश्य दिखा। लीहे कान लगाकर सुनता रहा, हाथ से लिखता रहा, दिल में थोड़ा उत्तेजित। ये तो बिल्कुल उसकी पढ़ी हुई नॉवेल जैसा प्लॉट लग रहा था। हे छियान, अब भी चुप, शांति से मुझे देखते हुए मेरी बात सुनती रही। मैंने देखा एक आदमी अस्पताल में हंगामा करने आया। फिर जिस यंग डॉक्टर ने मेरी जांच की, वो बाहर जाकर उस आदमी को समझाने गई, तो उस आदमी ने चाकू से उनकी बाजू पर वार किया। हे छियान सीधी होकर बैठे। उस डॉक्टर का नाम क्या है? यांगलिन। हे छियान ये नाम सुनते ही आंखों में एक धुंधली चमक आई। सीधी बैठकर मुझे गौर से देखने लगी। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। उस रात ड्यूटी खत्म होने से पहले कंपनी में सब जा चुके थे। लिन दीदी जाने से पहले मुझसे कुछ बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, वही जा पहचाना दृश्य फिर से सामने आया। उस दृश्य की याद आते ही, जिसमें लिन दीदी को बेरहमी से मारा गया, मैं अब भी कांपने लगी। मैंने देखा उस डिलीवरी बॉय ने लिन दीदी को मार डाला। लिन दीदी खून के तालाब में गिरी पड़ी थी। मैंने ऑफिसर की तरफ देखा, इसलिए उस रात मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता क्यों मुझे ये सब दृश्य दिखते हैं। मुझे डर था कि अगर किसी को पता चला तो मुझे पकड़कर किसी रिसर्च के लिए भेज दिया जाएगा, इसलिए मैं सच नहीं बता पाई। वैसे भी अगर मैं सच बताती तो आप लोग भरोसा भी नहीं करते। जैसे अभी आपको लग रहा होगा मैं सब झूठ बोल रही हूँ, मुझे कोई मानसिक बीमारी है। हे छियान मुझे देखती रही। आगे बोलो। मैं आगे बोली, कल रात ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अस्पताल गई थी चेकअप कराने। जो मैंने अभी बताया वही। पहले कुछ खास नहीं हुआ, पर जब उस हेड डॉक्टर ने मेरी आंख जांची, उन्होंने मुझे छुआ तो मुझे फिर से एक दृश्य दिखा। इस बार दृश्य में जो इंसान था वो मैं खुद थी। मैंने देखा ऑपरेशन के दौरान मेरी आंख की कॉर्निया निकाली गई। उन डॉक्टरों ने मेरी कॉर्निया सीधे किसी और इंसान में लगा दी। फिर मुझे एक कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, और भी लोग ऑपरेशन बेड पर लेटे थे। किसी का दिल निकाला गया था, किसी का लिवर वाली जगह खाली थी। कुल मिलाकर सबके शरीर से कोई ना कोई अंग गायब था। मेरी ये बात सुनकर हे छियान ने गहरी नज़र से मुझे देखा, साथ ही ली हे की तरफ देखा। ली हे ने सिर हिलाकर बताया कि सब लिख लिया है। ये देखने के बाद मैं वहां से निकलना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। एक नर्स मुझे लेकर एडमिशन फॉर्मेलिटी के लिए जाने लगी। मैंने कहा घर से सामान लाना है, उसने मना कर दिया। बाद में मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर टॉयलेट में घुस गई। यांग लिन डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरी मदद की। ये सुनकर हे छियान ने जीभ से गाल के अंदर दबाव डाला, बोला, तो इसीलिए यांग लिन अचानक ली होंगजी से संपर्क करने लगी। ली होंगजी लगभग पकड़ा ही जाता था। मैंने पिछले कुछ दिनों की सारी बातें बता दी। फिर सामने बैठे ऑफिसर को देखकर इंतजार करने लगी कि वो मुझे पकड़ेंगे। ली हे आगे आया, अभी अभी लिखा हुआ स्टेटमेंट हे छियान को दिया। हे छियान ने तेजी से एक बार पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं लगी। सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। अभी की हालत देखकर तुम्हारा अंदाजा सही है, तुम अभी एयर अस्पताल वालों की नज़र में आ चुकी हो। मैं हैरान रह गई, चौंक कर सामने बैठे ऑफिसर को देखने लगी। मतलब? मैंने पूछा। फिर उनकी तरफ देखते हुए, आपको मेरी बातों पर भरोसा है? हे छियान की आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। मेरी घबराई और डरी हुई हालत देखकर बोली, 80% भरोसा है, बाकी 20% के लिए तुम्हारा साथ चाहिए।
मेरे दिल में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। समझ नहीं आ रहा था इस ऑफिसर का क्या मतलब है। मन में ढेर सारे सवाल थे। अरे हाँ, अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है हेचियान। अभी हाई शहर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड हूँ। अपना फ़ोन निकालो, मेरा नंबर लिख लो। आगे कुछ भी हो तो सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। मैंने घबराते हुए फ़ोन निकाला। हेचियान का नंबर लिख लिया। ली है, कैंटीन जाकर इनके लिए एक थाली खाना ले आओ। हेचियान ने लीहे की तरफ देखकर कहा। ठीक है। लीहे तेज़ी से बाहर भागा। तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले जाऊंगी। चेकअप की बात सुनते ही मेरा दिल उछल पड़ा। घबराकर हेचियान को देखने लगी। क्या क्या मुझे काटकर रिसर्च करेंगे? हेचियान ने मुझे देखा। मेरे चेहरे पर साफ डर देखकर तुरंत बोली, बेफिक्र रहो, तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा। मुझे अब भी भरोसा ना होते देख वो मुस्कुराई। अभी हमारे देश में ही नहीं बल्कि और भी जगह तुम जैसी खास ताकत वाले लोग हैं। ज्यादा नहीं तो कुछ जरूर है। देश खासतौर पर ऐसे लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में शामिल करता है। हेचियान ने बस इतना ही बताया, आगे कुछ नहीं समझाया। सच में? मुझे तो कभी पता ही नहीं था देश में ऐसा कोई स्पेशल ब्यूरो भी है। सच में? बस तुम्हें पता नहीं था। बेफिक्र रहो, अभी बस तुम्हारा पूरे शरीर का चेकअप होगा, नॉर्मल मेडिकल चेकअप। हेचियान ने समझाया। मैं हेचियान को देखती रही। दिल में अब भी सावधानी थी। फिर मैंने देखा हेचियान किसी को फ़ोन कर रही है। थोड़ी देर में मैं किसी को लेकर तुम्हारे पास चेकअप के लिए आऊंगी। हेचियान ने फ़ोन पर सामने वाले से बहुत रूखे अंदाज में कहा। हो, जब तुमने बिना पूछे हुए बंदे का इस्तेमाल किया था तब तुमने प्लीज़ नहीं कहा था? आधे घंटे में पहुंचूंगी, इंतज़ाम कर लो। हेचियान ने फ़ोन काट दिया। फिर तेज़ी से फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगी। ये सब मैं देखती रही। मैंने आसपास देखा, कोई और नहीं था। खाना आ गया, गरम गरम खा लो। लीहे थाली लेकर अंदर आया, मेरे सामने रख दी। खाओ, हमारी कैंटीन का खाना स्वाद में उतना अच्छा नहीं, पर पहली बार खा रही हो तो शायद अच्छा लगे। कई सालों से कैंटीन का खाना खाते खाते लीहे अब उससे ऊब चुका था। कभी कभी क्षुधा बदलने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खा लेता। खाओ, खाकर निकल जाना। हे चियान ने खाने की तरफ देखकर कहा। मैंने हल्की भौहें सिकोड़कर पूछा, कितना टाइम लगेगा? मुझे दोपहर बाद ड्यूटी भी जाना है। शायद पूरी दोपहर लग जाए। ड्यूटी तो पक्का मिस हो जाएगी। ये सुनकर मुझे परेशानी हुई। बार बार छुट्टी लेने से कंपनी की मुझ पर बुरी नज़र ना पड़े, कहीं पार्ट टाइम जॉब से ना निकाल दें। हे चियान ने मेरी परेशानी भांप ली। बोली, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बॉस को फ़ोन करके बता दूंगी, सैलरी नहीं कटेगी। मैं हैरान होकर हे चियान को देखने लगी। मैंने तो अपने बॉस को कभी देखा भी नहीं, पता भी नहीं बॉस कौन है। प्लीज़ फ़ोन मत करना, कहीं ऐसा ना लगे मैंने कोई अपराध किया है या कुछ गड़बड़ की है फिर मेरी कंपनी में। मैं इतना ही बोल पाई। हे चियान मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बॉस को जानती हूँ, उन्हें सारी बात समझा दूंगी। तुम्हारी कंपनी में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। अब खाना खाओ ना। मैंने सिर झुकाकर उस 3-4 तरह के खाने को देखा। तुरंत मन खराब हो गया। बिल्कुल भूख नहीं लगी। हे चियान उठकर बाहर चल पड़ी। ली हे इंस्टेंट नूडल्स का कप लेकर पीछे पीछे निकल गया। जिंगी अभी मीटिंग में जाने वाला था। हे चियान का फ़ोन देखकर हैरान रह गया। समझ नहीं आया ये अचानक क्यों फ़ोन करी है। अरे वाह, बड़े बिजी इंसान, आखिर टाइम मिल गया मुझे याद करने का। जिंगी ने फ़ोन उठाते ही ताना मारा। हे चियान ने सामने से आती आवाज़ सुनते हुए बेभाव अंदाज में पूछा, अभी तुम कहाँ हो? कंपनी में। तुम कौन सी कंपनी की बात कर रही हो? मुझे ढूंढने क्यों आना पड़ेगा? जिंगी ने साथ ही हाथ हिलाकर बाकी लोगों को मीटिंग रूम में पहले जाने का इशारा किया। तुम्हारी नई खरीदी हुई वो कंपनी नाम है जिनवई कंपनी। उससे मुझे एक बंदा उधार चाहिए। वो तुम्हारी कंपनी का पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, नाम है लिन शियायान। उसे आज आधे दिन की छुट्टी दे दो। हाँ, सैलरी काटे बिना। हे चियान ने सीधे अपनी मांग बता दी। लिन शियायान? जिंगी चौंक गया। कौन है ये? हे चियान ने बेसब्री से हल्का दबाव डालते हुए कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कौन है, बस मैं बता रही हूँ, नीचे बता देना। आज दोपहर बाद उसके पेड लीव लगा देना। हाँ, आगे एचआर को बता देना ये सब पेड लीव है, सैलरी नॉर्मल दी जाएगी। वो हमारे केस में मदद कर रहा है। मदद तुम्हारे केस में कर रहा है तो सैलरी मैं क्यों दूं? तुम लोग क्यों नहीं देते सैलरी? जिंगी हे चियान की इस जबरदस्ती वाली बात सुनकर हंस पड़ा। हे चियान उससे बिल्कुल बेधड़क बोली, मैंने कह दिया ना, बस नीचे बता देना। फ्री हो तो सीफांग रेस्तरां में खाना खिला देना। जिंगी ने सीफांग रेस्तरां में खाना सुनते ही हंस दिया। ठीक है, इंतजार करूंगा तुम्हारे खिलाने का। फिर बातचीत खत्म कर हे चियान ने फ़ोन काट दिया। ऑफिस के दरवाजे पर आकर मेरी पीठ को देखता रहा। मन में क्या सोच रहा था पता नहीं। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। अभी अभी खाना खत्म ही किया था कि मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर का मैसेज आया। बोला कि उसे पहले ही अप्रूव कर दिया है। मैंने ऊपर लिखा हुआ देखा तो चेहरे पर सवालिया निशान आ गया। ये तो डाई शिन जिया जिंग यी की कंपनी है। हे चियान ने देखा मैं खाना खत्म कर चुकी हूँ, अंदर आकर बोली, खत्म हो गया तो चलो निकलते हैं। वो झुककर मेरी खाली प्लेट उठाकर बाहर ले गई। मैं उठकर हे चियान के पीछे चल पड़ी। मन में डाई शिन नाम बार बार घूम रहा था। प्लेट रखने जाते वक्त लीहे तुरंत आगे बढ़कर प्लेट पकड़ ली। अभी की बात फिलहाल गुप्त रखनी है, किसी और को मत बताना, हे चियान ने लीहे को समझाया। लीहे ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हूँ। हे चियान मुड़कर मुझे देखी। चलो अस्पताल चलते हैं। मेरे मन में फिर से घबराहट बढ़ गई। भारी कदमों से हे चियान के पीछे चलती रही। रास्ते भर सिर झुकाए चुप रही। मन में तरह तरह के अंदाजे लगाती रही। आ गया, उतरो, हे चियान ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। मैं होश में आकर गाड़ी के बाहर देखा। ये तो हाई शहर का सेंट्रल हॉस्पिटल था। अचानक बगल का दरवाज़ा खुला। हे चियान,
बाहर खड़ी नरमी से बोली, उतरो। मैं फौरन उतरी। आते जाते लोगों से भरे अस्पताल को देखकर यकीन नहीं हुआ। यहाँ क्यों? हे छियान ने मुड़कर मुझे देखा। और कहाँ सोचा था? पहुंच गए। तुम कहाँ हो? हे छियान ने किसी को वॉइस मैसेज भेजा। थोड़ी देर में जवाब आया। हे छियान ने फोन देखकर जेब में डाल दिया। मुझे लेकर अस्पताल के अंदर चल पड़ी। मैं उनके साथ चलते चलते देखी कि रास्ता ज्यादा से ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। सीधे आई डिपार्टमेंट के गेट पर पहुंच गए। डॉक्टर यांग। मैं हैरान होकर अंदर बैठे इंसान को देखने लगी। यांग लिंग अभी अभी फोन काट कर आई थी। अपने कजिन भाई के साथ आए इंसान को देखा तो हैरान रह गई। उसने कुर्सी की तरफ देखा, फिर पास आते भाई को देखा। शियाओ यान, तुम हो? क्या हुआ? यांग लिंग ने हे छियान की तरफ देखा। हे छियान रस्सी खींचकर मुझे बिठाया, फिर दरवाजा बंद कर खुद भी बैठ गई। पहले इसकी आंख चेक करो। यांग लिंग पीछे टिककर बोली। इसकी आंख तो ठीक है, मैंने पहले चेक की थी। नॉर्मल चेकअप नहीं, गहरी जांच चाहिए, हे छियान ने कहा। यांग लिंग मेरी तरफ, फिर अपने भाई की तरफ देखी, भौहें सिकोड़ते हुए बोली, मतलब? वो उठकर मेरे सामने आई। यहाँ आकर लेट जाओ, देख लो। बताओ इसे क्या हुआ है। मैं लेट गई। यांग लिन उपकरण लेकर ध्यान से मेरी आंखें जांचने लगी। इसने बताया कि जब कोई इसे छूता है तो इसे आगे होने वाली बात दिख जाती है। हे छियान बगल में खड़ी होकर यांग लिन की जांच देखते हुए बोली। मैंने फौरन सफाई दी। ऐसा नहीं है, कई लोग मुझे छूते हैं तब भी कुछ नहीं दिखता, और मुझे बस कुछ बुरी घटनाएं दिखती हैं जो होने वाली हों। अगर मुझे भविष्य दिख जाता तो मैं सीधे लॉटरी खरीदने चली जाती। फिर कौन इतनी मेहनत करके नौकरी करता? मैं धीरे से बड़बड़ाई। मेरी ये बात सुनकर यांग लिन और हे छियान दोनों की आंखों में हल्की हंसी चमकी। चलो उठो। यांग लिन ने हाथ बढ़ाकर मुझे उठने में मदद की। तो पहले वाला हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे टकराई। तुमने देखा था मुझे चोट लगेगी। यांग लिन ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा था वो हंगामा करने वाला आदमी आपका हाथ और बाजू चाकू से काट देगा। यांग लिन ये सुनकर, अपना हाथ कटने की बात सुनकर धीरे धीरे मुस्कान गायब हो गई। फिर मेरी तरफ देखकर फिर से पूरे दिल से शुक्रिया कहा। थैंक यू, तुमने उस वक्त हिम्मत करके आवाज उठाई, वरना शायद मुझे डॉक्टरी छोड़नी पड़ती। यांग लिन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। अभी मैं पूरी तरह इन्हीं हाथों से कमाती हूँ। थैंक यू कि तुमने इन्हें बचा लिया। मैं बार बार हाथ हिलाकर कहा। थैंक यू की जरूरत नहीं डॉक्टर यांग, आप खुद कई बार मेरा शुक्रिया अदा कर चुकी हैं, और कल रात भी आपने ही मेरी मदद की थी। हे छियान बगल में खड़ी अपने कजिन का नाटकीय अंदाज देखकर आंखें बंद कर लीं। बस करो, थैंक यू मत करते रहो, इसकी और जांच बाकी है। हे छियान ने दोनों की बात बीच में रोकी। यांगलिन ने घूरकर एक नजर हे छियान को देखा। दरवाजा खोलकर आवाज लगाई। शियाओ झू। पास ही खड़ी असिस्टेंट फौरन दौड़कर आई। यांग मैडम, आप इन्हें ले जाकर चेकअप कराओ, मैं वहां पहले ही बात कर चुकी हूँ। ठीक है यांग मैडम। शियाओ झू मेरी तरफ देखी। मेरे साथ आइए। मैंने यांग लिन को अलविदा कहा। शियाओ झू के पीछे चल पड़ी। हे छियान भी साथ आ गई। अगर मुझमें सच में ऐसी ताकत है तो अभी हे छियान को मुझे बचाना जरूरी है। आखिर आगे के केस में उसे मेरी मदद चाहिए। दोपहर भर मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया, ऊपर से नीचे तक, अंदर बाहर सब कुछ चेक किया गया। यांग लिन रिपोर्ट देखकर मुस्कुराकर बोली, बॉडी बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं, बस रात को जागना नहीं है। मैंने सिर हिलाया। थैंक यू डॉक्टर यांग, आपने जो बताया था कि अचानक कुछ दृश्य दिख जाते हैं, मैं उम्मीद से यांग लिन को देखने लगी। इसका कोई इलाज है? यांग लिन ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है देश का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो? नहीं पता। उसमें सब लोगों के पास कोई ना कोई खास ताकत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह की। किसी के पास दीवार में से निकलने की ताकत है, किसी के पास पानी आग को कंट्रोल करने की। इन सब की एक बात एक जैसी है, ये लोग पैदा होते ही ऐसे नहीं थे। तुम्हारी ही तरह किसी घटना से गुजरने के बाद इनकी ये ताकत जागी। घबराओ मत, ये ताकत आमतौर पर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इसे सही से इस्तेमाल करो तो शायद कोई अच्छी सरप्राइज मिले। सरप्राइज? मैंने कड़वी हंसी दी। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, ये सरप्राइज मेरे लिए तो काफी डरावना है। समझती हूँ, फिर भी सोच बदलनी होगी। आ ही गया है तो इसे अपना लो। यांग लिन ने समझाते हुए मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। बगल में खड़ी हे छियान एक शब्द नहीं बोली। वो उन रिपोर्ट्स की एक एक कर फोटो खींच रही थी। खटखट। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। यांग लिन उठकर दरवाजा खोलने गई। सॉरी, आई डॉक्टर बगल वाले कमरे में है। आप? अरे तुम यहाँ कैसे? यांग लिन आने वाले को पहचानकर बहुत हैरान हुई। फौरन उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। हे छियान ली होंगजी को देखकर भौं सिकोड़ी। क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए? किसी ने देखा तो नहीं? हे छियान को यहाँ देखकर ली होंगजी को अंदर से खुशी हुई। उसने टाइम देखा। मैं तो असल में इनपेशेंट डिपार्टमेंट जाकर यांग को नहीं ढूंढ रहा था। वहाँ लोगों ने कहा तुम आउटपेशेंट में हो तो मैं इधर आ गया। ली होंगजी ने कमरे में एक और इंसान देखा, कुछ जाना पहचाना लगा। नमस्ते डॉक्टर ली, कल रात थैंक यू कि आपने मुझे अस्पताल से निकलने में मदद की। मैं खड़ी हो गई। मैंने पहचान लिया, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कल रात मेरी मदद की थी। ली होंगजी, मेरी बात सुनकर याद आया मैं कौन हूँ। नमस्ते। थैंक यू की जरूरत नहीं, अगर शुक्रिया करना है तो इनका करो, इन्होंने ही मुझे भेजा था। ली होंगजी ने यांग लिन की तरफ इशारा किया। आप यहाँ बैठिए, मैंने बगल की कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। फिर बाकी लोगों को देखकर, या मैं बाहर घुमाऊं? हे छियान ने सिर हिलाकर मना किया। यहीं बैठो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं बगल में जाकर बैठ गई। ली होंगजी ने यांग लिन की तरफ देखा।
यांग लिन मुस्कुराकर सिर हिलाकर बैठने का इशारा किया। मुझे एक बात पता चली है, ली होंगजी ने कहा। तीनों एक साथ इकट्ठा होकर धीरे धीरे बात करने लगे। मैं समझदारी से उनकी बातचीत के दौरान हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगी, फोन चलाने लगी, उनकी बात नहीं सुनी। बचपन से ही मुझे एक बात समझ आ गई थी, ज्यादा जिज्ञासा जान की दुश्मन होती है। यांग लिंग ने एक नजर देखा, मैं हेडफोन लगाए बैठी हूँ, इस तरफ की बात से बेखबर हूँ, तो उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। हे छियान ली होंगजी को देखते हुए साफ नाराजगी में बोली, तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। मैंने पहले नहीं कहा था किसी को अपनी असली बात मत बताना? ली होंगजी नाक खुजाते हुए बोला। मुझे लगा वो एनेस्थीसिया डॉक्टर अच्छा इंसान है, इसीलिए। यांग लिंग भी सिर हिलाकर साफ नाराजगी दिखाई। तो तुम्हें लगता है मैं अच्छा इंसान नहीं? ली होंगजी ने उसे देखकर मुंह बिचकाया। यांग लिंग गुस्से में हंस पड़ी। मैं तो पूरी तरह अच्छा इंसान हूँ, जो भी मुझसे मिला है वो सब कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ। शियाओ यान। यांग लिंग मेरी तरफ आवाज लगाई। मैं तो उस वक्त गाना सुन रही थी। ली होंगजी मेरे सबसे पास बैठा था। वो शरीर मोड़कर हाथ बढ़ाकर हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखा। ली होंगजी का हाथ कंधे पर पड़ते ही वही जाना पहचाना एहसास फिर से आया। मैं अकड़कर डरी हुई नजरों से सामने आया दृश्य देखने लगी। दृश्य में डॉक्टर ली को ऑपरेशन टेबल पर बांधा गया था। उनके चारों तरफ सफेद कोट पहने डॉक्टर का झुंड खड़ा था। हर एक की नजरों में बुरी नीयत साफ झलक रही थी। फिर एक नीली सर्जिकल ड्रेस पहना इंसान आया, हाथ में लंबी सिरिंज लिए। ली होंगजी की डरी हुई आंखों के सामने उस इंसान ने उसके शरीर में लिक्विड इंजेक्ट किया। लिक्विड चढ़ने के साथ ली होंगजी धीरे धीरे बेहोश होता गया। आखिरी दृश्य में ली होंगजी को सफेद चादर से ढका जा रहा था, जैसे मौत हो गई हो। ये सब देखकर मैं अचानक सिर उठाकर ली होंगजी को देखने लगी। ली होंगजी मुझे डर और हमदर्दी के मिले जुले भाव से देखते हुए, समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है, हाथ फैलाकर बोला। मैंने बस हल्के से थपथपाया था, ज्यादा जोर से नहीं लगाया ना? हे चियान मेरा ये हाल देखकर हाथ में पकड़ी चीज रख दी। गौर से पूछा, तुम्हें कुछ दिखा क्या? मैंने सिर हिलाया। यांग लिंग ने ली होंगजी की तरफ देखा, फिर हे चियान की तरफ। दोनों की नजरें टकराई। अगर अभी मैंने जो कहा वो सच है तो होंगजी, वो। मैंने ली होंगजी की तरफ देखा, नजरों में हमदर्दी झलक रही थी। तुम मरने वाले हो? क्या बकवास है? ली होंगजी ने मुझे देखा, फिर यांग लिंग की तरफ मुड़ा, पूरी तरह हैरान परेशान। मैंने सच में हल्के से थपथपाया था, ज्यादा जोर नहीं लगाया। ये मुझे पीट क्यों रही है? ये तुम्हारी दोस्त है? इसे कोई दिमागी दिक्कत तो नहीं? ली होंगजी ने अपने सिर की तरफ इशारा करके यांग लिन से पूछा, इसके सिर में कोई दिक्कत है क्या? पर उस वक्त यांग लिन और हे छियान ने ली होंगजी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों गंभीर भाव से मुझे देख रहे थे। बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से बोली। ली होंगजी की तरफ देखते हुए धीरे धीरे कहा, मैंने देखा तुम्हें ऑपरेशन टेबल पर बांधा गया था। तुम्हारे चारों तरफ कई डॉक्टर खड़े थे। फिर नीली सर्जिकल ड्रेस पहने एक डॉक्टर ने तुम्हें कुछ इंजेक्ट किया, पता नहीं क्या था। ली होंगजी जो पहले थोड़ा गुस्से में था, ये सुनकर एकदम रुक गया, हकलाते हुए पूछा, नीली सर्जिकल ड्रेस वाला डॉक्टर? फिर उसने हे छियान और यांग लिन की तरफ देखा, कंफ्यूज होकर क्या इसके साथ कुछ गड़बड़ है? पर उसने देखा हे छियान और यांग लिन दोनों की नज़रों में भारीपन और दर्द झलक रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा। ली होंगजी घबरा गया। मतलब क्या है? तुम लोगों को क्या हुआ? इसने ये जो कहा उसका क्या मतलब है? हे छियान ने मेरी तरफ इशारा करते हुए ली होंगजी को समझाया, ये आगे होने वाली बुरी घटनाएं देख लेता है। अभी तुमने इसे छुआ तो इससे तुम्हारे साथ आगे होने वाली बात दिख गई। ली होंगजी हे छियान की बात सुनकर यकीन न करते हुए मुझे देखा, फिर यांग लिन की तरफ देखा। यांग लिन सिर हिलाकर ली होंगजी से बोली, पिछली बार जो हंगामा हुआ था मेरा हाथ लगभग कट ही जाता। इसने ही पहले से घटना देखकर मुझे बचाया। ली होंगजी का दिल बैठ गया, थूक निकला। आवाज थोड़ी भारी होकर धीरे से बोला, मजाक मजाक मत करो। हे छियान आगे बढ़कर फोन निकाला। ली होंगजी की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिए बिना मुझसे पूछा, तुमने अभी जो लोग देखे इस फोटो में उनमें से कोई है? हे छियान ने फोन उठाया। उसमें एयर अस्पताल के सारे डॉक्टरों की फोटो थी। मैंने फोन लेकर ध्यान से एक एक करके देखा, आंखें बंद कर एक बार सोचा, बस एक इंसान की पहचान कर पाई। ये वही इंसान था जिसने कल मेरी आंख चेक की थी, वो आई डिपार्टमेंट का डॉक्टर। मैंने ली होंगजी की तरफ देखा, गंभीरता से कहा, मुझे एक बार फिर से इसे छूना होगा। हे छियान ने पेन से अभी बताया हुआ डॉक्टर का नाम लिख लिया। यांग लिंग ने ली होंगजी को धकेला, जल्दी करो, हाथ इसके कंधे पर रखो। ली होंगजी मजबूरी में उठा, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। इस वक्त वो पूरी तरह घबराया हुआ था, ऐसी घटना उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने आंखें बंद की, एक बार देखा, फिर सिर हिलाकर बोली, नहीं है। हे छियान फोट बदलती रही, आखिर तक कोई भी वो इंसान नहीं मिला। यांग लिन ने मुझसे पूछा, वो कैसा दिखता था, बता सकती हो? मैंने एक बार याद किया, धीरे धीरे बताया, काले फ्रेम का चश्मा पहने था, दुबला पतला, नाक थोड़ी ऊंची, होंठ बहुत पतले। हे छियान ये सुनकर मुझे देखती रही, अचानक पूछा, क्या ये ली शशेंग है? मैंने आंखें बड़ी करके पूछा, आपने पता लगा लिया? हे छियान ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा, समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। यांग लिन मुस्कुराकर समझाया, उसका मतलब है तुम्हारी बताने की, डिस्क्रिप्शन देने की काबिलियत कमज़ोर है। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं फौरन जोड़ते हुए बोली, अरे हाँ, उस इंसान के हाथ की उंगली पर एक काला निशान था। ली होंगजी ये सुनते ही पूरा शरीर कांप उठा, अकड़ कर मुझे देखने लगा, बेचैनी से पूछा, तुम तुम पक्का बताओ कौन सी उंगली?
मैंने हाथ बढ़ाकर बीच की उंगली की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ। ली होंगजी अकड़कर मेरी बताई जगह को देखता रहा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। हे छियान और यांग लिंग ली होंगजी का ये हाल देखकर समझ गए कि अब कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं। यांग लिंग ने ली होंगजी के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, अभी तुम एयर अस्पताल में छुट्टी की अर्जी दे दो, नासू अस्पताल वापस मत जाना, कुछ दिनों बाद रिजाइन लेटर भी दे देना। हे छियान गंभीर भाव से आंखों में गहरी चमक लिए ली होंगजी को देखकर सख्ती से बोली, एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर तुमने अपनी पहचान उजागर कर दी। ये तुम्हारी नाकामी है। वापस जाकर खुद अपनी रिपोर्ट लिखकर ऊपर जमा करना। ली होंगजी ने सिर उठाया। आंखें हल्की लाल हो गई थीं। सर ने सिर हिलाकर सख्ती से कहा, ठीक है, उसने बहुत बड़ी गलती की। दूसरों की बातों में आकर उसने ये नहीं सोचा कि क्रिमिनल अच्छा इंसान है। आज अगर मैं नहीं होता तो वो सच में मारा जाता। लीजी ने मेरी तरफ देखा। लीजी ने मेरी तरफ देखकर गंभीरता से कहा, थैंक यू, मैं अपनी उस बात के लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। मैंने फौरन हाथ हिला दिया। मैंने उसकी बातों से लीजी की पहचान का अंदाजा लगा लिया था। आंखों में तारीफ के भाव थे। मैंने लीजी की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हारे पास उस आदमी की फोटो है? क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने बताया वो आदमी ना हो। ली होंगजी थोड़ा रुका, फिर फोन निकालकर उस आदमी की फोटो मुझे दिखाई। मैंने एक नज़र देखा, होंठ थोड़े कांपे। मैंने माफी मांगते हुए उसकी तरफ देखकर सिर हिला दिया। लीजी ने आंखें बंद की। दिल में दर्द था। हे तीसी ने आंखें खोली और हे क्यान की तरफ देखा। लीजी ने हे क्यान की तरफ देखकर पक्के इरादे से कहा, मैं एक बार हॉस्पिटल जाऊंगा, अपना लैपटॉप लेकर आऊंगा। हे क्यान ने सिर उठाकर आंखें सिकोड़ ली। सख्त नजरों से ली होंगजी की तरफ देखा। बिल्कुल मना करने वाले लहजे में बोली, नहीं। लीजी ने जल्दी से कहा, लेकिन मेरी वो चीजें, इतने सालों के सबूत सब लैपटॉप में है, निकालने ही होंगे, वरना उन सबूतों का क्या होगा। लीजी उठकर जाने लगा। यांग लिन ने उसे रोककर धीमी आवाज में कहा, तुम यहीं रहो, जल्दबाजी मत करो। जाना है तो जाओ, लेकिन किसी को साथ लेकर जाना होगा। लीजी ने यह सुनकर गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। हे क्यान ने लीजी की तरफ एक नजर देखी, फोन उठाकर कॉल लगाई। जी को साथ लेकर हॉस्पिटल से सामान लेने भेजा। मैं बस देखता रहा, इधर देखा उधर देखा, आखिर में सिर झुकाकर चुप हो गया। आखिर में पुलिस स्टेशन से 2 प्लेनक्लोथ पुलिस वाले आए। लीजी के साथ आयर हॉस्पिटल गए सामान लें और छुट्टी की एप्लीकेशन देने। इस बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे हे क्यान घर छोड़ाई। हे क्यान ने चारों तरफ देखा, फिर मुझे उस सोसाइटी में जाते देखा। वहीं खड़े होकर एक सिगरेट जलाई। दिमाग में आज की बातें चल रही थी। एक सिगरेट खत्म करके उसने कार का दरवाज़ा खोला और वहां से चली गई। मैं अपने किराए के घर वापस आया, फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गया। आज दोपहर जो हुआ उससे मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे हे क्यान और यांग लिन की कही वो बात याद आई। मैंने फौरन फ़ोन उठाकर सर्च किया, लेकिन पूरे इंटरनेट पर मुझे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बारे में कुछ नहीं मिला। एक पल के लिए लगा कहीं हे क्यान ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। तभी जब मैं शक कर ही रहा था, फ़ोन बजा। देखा तो यांग लिन ने एक लिंक भेजा था। यांग लिन का मैसेज था, इस पर क्लिक करो, जो जानना चाहते हो वो मिल जाएगा। मैंने सीधे लिंक पर क्लिक किया। अंदर जाते ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं नीचे स्क्रॉल करता गया, ध्यान से सब पढ़ता गया। आधे घंटे बाद एक लंबी सांस ली, बदन ढीला पड़ गया। कई दिनों से टाइट नसें आखिर रिलैक्स हुई। अच्छा हुआ मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा हुआ इस दुनिया में मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं। ये दुनिया भी एक फैंटेसी वर्ल्ड है। अभी मैंने नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तब जाकर पता चला कि हमारे देश में बहुत सारे छुपे हुए एक्सपर्ट लोग हैं। सिर्फ मिस्टिकल फील्ड वाले ही नहीं, वो सब किसी वजह से है। स्पेशल स्किल्स रखते हैं, न सिर्फ जादू कर सकते हैं, फिश भी देख सकते हैं, भूत भगा सकते हैं, बल्कि किस्मत भी बता सकते हैं। और मेरे जैसे स्पेशल पावर वाले लोग भी हैं। दीवार के आर पार देखना, माइंड रीडिंग वगैरह, और सोसाइटी में डर ना फैले, इसलिए नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हमेशा छुपा रहता है। सिर्फ ऊपर के लोग ही जानते हैं। मेरे जैसे आम इंसान को तो पता ही नहीं था कि देश में ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी है। ऐसा कुछ है इसका किसी को पता नहीं था। सोचा नहीं था कि देश हमेशा साइंस पर भरोसा करने की, अंधविश्वास न करने की बात कहता रहे, लेकिन पीछे इतना स्पेशल डिपार्टमेंट है। ये सब जानकर मेरा दिल आखिर शांत हो गया। अब मुझे डर नहीं था कि मुझे पढ़कर रिसर्च या धोखा दिया जाएगा। अगले दिन सुबह मैं तैयार होकर फुल एनर्जी के साथ ऑफिस के लिए निकला, लेकिन नीचे पहुंचते ही देखा, पता नहीं कब से हे क्यान वहां खड़ी थी। मैंने हे क्यान की तरफ देखा, समझ नहीं आया वो यहाँ क्यों खड़ी है। कल तो मैंने सब कुछ बता दिया था। मैं हे क्यान के सामने जाकर हैरानी से बोला, और क्या बात है? मुझे बस पकड़नी है। हे क्यान ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, इशारे से बुलाया, मैंने तुम्हारी छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है। कल रात मैंने रिपोर्ट कर दी थी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर एक इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं हे क्यान के साथ ही निकल गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। डायरेक्टर का नाम है छेन ईशेंग, उम्र पता नहीं। ब्यूरो में 2 डिप्टी डायरेक्टर हैं। एक का नाम है गाओ छेंगान, वो मिस्टिकल ग्रुप संभालता है। दूसरे का नाम है ली युन, वो स्किल्स ग्रुप संभालता है। हे क्यान रास्ते में मुझे ब्यूरो के बारे में सब बता रही थी। कल रात मैंने तुम्हारा केस रिपोर्ट किया। आज सुबह 2 लोग आए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने। हे क्यान थोड़ा रुककर बोली, उस डिपार्टमेंट के लोग थोड़े घमंडी हैं, तो जब उनसे मिलो थोड़ा सहन कर ला। जब तुम भी उनकी टीम में आकर कुछ अच्छा काम करोगे तो वो हल्के में नहीं लेंगे। मैं चौंक कर हे क्यान की तरफ देखा। मैं हे क्यान की तरफ देखकर घबरा कर बोला, मतलब क्या है? क्या मुझे मिशन भी करने होंगे?
ना करूँ तो नहीं चलेगा क्या? मुझे कुछ आता ही नहीं, क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन रजिस्टर नहीं करनी थी? मैंने तो ज्वाइन करने को कहा ही नहीं। हे क्यान ने मेरी बात सुनी। वो मेरी घबराहट समझ रही थी। आखिर 5 दिन पहले तक मैं एक आम इंसान था। अचानक स्पेशल पावर आ गई। पिछले 20 साल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये अचानक अजीब लगना नेचुरल है। हे क्यान ने मुझे समझाते हुए कहा, डिटेल में तुम खुद उनसे बात करना। पर मेरा मानना है देश के साथ रहना ही बेहतर है, कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए देश तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। हे क्यान की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वहां पहुंचने तक मैंने कुछ नहीं बोला, बस इसी बारे में सोचता रहा। लीहे ने हे क्यान की कार देखी और फौरन दौड़कर आया। मुझे देखते ही आंखों में एक्साइटमेंट और जलन के भाव आए। धीरे से हे क्यान से बोला, बॉस तुम वापस आ गई। सुपर पावर, वाह, मुझे भी चाहिए। ही क्यान ने सिर हिलाकर मुझे लेकर सीधे डायरेक्टर के ऑफिस गई। दोनों डायरेक्टर के ऑफिस के गेट पर पहुंचे। अंदर बिल्कुल शांति थी, कोई बात नहीं हो रही थी। ही क्यान ने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। अगले ही सेकंड दरवाजा खुला। डायरेक्टर बेसब्री से उन्हें अंदर ले गया। आखिर आ गए, डायरेक्टर ने माथे का पसीना पोंछा। दिल में राहत महसूस हुई। अगर वो और ना आते तो वो परेशान हो जाता। मैं अंदर जाते ही देखा सोफे पर 2 लोग बैठे थे, एक आदमी एक औरत। उम्र लगभग 30 साल के आसपास। दोनों के चेहरे पर एक जैसी ठंडी नजर थी। मुझे देखने के अंदाज में जज करने वाला भाव था। लेकिन जब दोनों ने हे क्यान को देखा तो आंखों में हैरानी आई। वो आदमी फौरन उठकर हे क्यान के पास आया। इज्जत से पूछा, आप यहाँ कैसे? वो औरत भी उठकर आई। हे क्यान ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों को सिर हिलाकर एक तरफ बैठ गई। झाओ डायरेक्टर फौरन मुस्कुराकर बोला, क्यान मई नहीं हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर आई है। शुयुआन थोड़ी देर चुप रहकर सिर हिलाकर समझ गया। शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर सख्त लहजे में पूछा, तुम ही हो लिन शायान? मैंने बगल में बैठी हिक्यान की तरफ देखा, फिर वापस मुड़कर सिर हिलाकर सख्ती से बोला, हाँ। इस वक्त मेरा हाथ हल्का कांप रहा था। दिल में बहुत डर था, बस इसलिए क्योंकि मैं अजनबियों को देखकर घबरा जाता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं मुझे सोशल एंग्जाइटी है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो औरत सोफे की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। मैं वहां गया। दोनों को बैठे देखकर मैं भी बैठ गया। शुयुआन ने टैबलेट निकाला। एक बटन दबाते ही अचानक हवा में एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बन गई। मैं आंखें फाड़ कर देखता रहा। ये तो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में दिखता है। बगल में बैठे झाओ डायरेक्टर ने देखते ही हे क्यान के पास जाकर बैठ गया। हे क्यान का शांत अंदाज देखकर उसने अपनी हैरानी छुपा ली। लुलान ने मुझे और झाओ डायरेक्टर की हैरानी देखकर मजा लेते हुए कहा, यह हाईटेक चीजें सिर्फ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास ही हो सकती हैं। शुयुआन ने ठंडे लहजे में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, फिर पूछा, लिन शायान, 24 साल, ग्रेजुएशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है? मैंने हवा में बनी स्क्रीन पर अपनी बचपन से अब तक की सारी जानकारी और एक्सपीरियंस देखे। दिल में हैरान होकर शुयुआन की तरफ देखा। मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा, सही है। फिर लूलान मेरे सामने आकर बैठी। वो सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैं उस औरत की नजरों को देखकर पूरे बदन में डर से रोंगटे खड़े हो गए। बेचैनी महसूस हुई। सिर झुकाकर उसकी नजरों से बचा। शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारी स्पेशल पावर क्या है? मैंने हैरानी से हे क्यान की तरफ देखा। क्या उसने नहीं बताया? मैंने धीरे से बोलना शुरू किया। मैंने शुयुआन को समझाया, जब कोई मुझे छूता है तो मुझे दिख जाता है कि उस इंसान के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर उस इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारे पास ये पावर है? मैंने बताया, 4 दिन पहले। शुयुआन ने पूछा, तुम्हारे अलावा और किसी को तुम्हारी पावर के बारे में पता है? मैंने सिर हिलाकर बताया, हे क्यान कैप्टन को पता है, एक पुलिस वाले को, योंग डॉक्टर को और एक ली डॉक्टर को। इतने सारे लोगों को पता है? ये सुनकर शुयुआन की आंखों में नाराजगी आई। शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुमने अपनी पावर से क्या किया? बगल में बैठी हे क्यान ठंडे लहजे में बोली, इसने मेरे कजन की जान बचाई, वही जिसे उसने अभी यांग डॉक्टर बताया। यांग लिन ने भी एक औरत की जान बचाई, जिसे एक डिलीवरी बॉय घर में घुसकर मारने वाला था। और कल हमारे एक अंडरकवर की जान भी बचाई, वही जिसे उसने ली डॉक्टर बताया, हमारे पुलिस स्टेशन का इन्फॉर्मर था। इसने देखा कि वो इन्फॉर्मर पकड़ा जाने वाला है और मारा जाने वाला है। ही क्यान ने थोड़े में मेरी सारी बात बता दी। बगल में बैठे झाओ डायरेक्टर ने ये सब सुनकर मेरी तरफ बड़ी दिलचस्पी से देखा। अगर ये आदमी है शहर में, हमारे पुलिस स्टेशन में रह जाए तो अच्छा होगा। शुयुआन ने लूलान की तरफ देखा। लूलान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर शुयुआन ने मेरी तरफ देखा तो अब उसकी नजरों में पहले वाली बेइज्जती नहीं थी। सिर्फ 4 दिन में इतना कुछ हो गया, इतने लोगों की जान बचाई। कह सकते हैं मैं सीए प्रोबेशन पीरियड पास कर सकता हूँ। शुयुआन ने मेरी तरफ देखा। पाया कि मेरी नजरें थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन चेहरा साफ था और देखने में भी अच्छा लग रहा था। शुयुआन ने थोड़ी देर सोचा, पहले से तैयार एग्रीमेंट निकाला। शुयुआन ने एग्रीमेंट मुझे देते हुए बताया, ये नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ज्वाइन करने का एग्रीमेंट है। इस पर साइन करने के बाद तुम्हें देश की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन साथ ही कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन करना होगा। मतलब आगे जो भी होगा वो तुम अपने फैमिली को नहीं बता सकते, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते। शुयुआन ने सारे रूल्स मुझे बता दिए। मैंने ये एग्रीमेंट देखा। चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मैंने शुयुआन की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस पावर को हटाने का कोई तरीका है? इस पावर को हटाने का कोई तरीका है? शुयुआन, लूलान, हे क्यान, झाओ डायरेक्टर, कमरे में मौजूद सब लोग ये सुनकर सब हैरान रह गए। सब यकीन नहीं कर पा रहे थे मुझे देखकर। हर कोई चाहता है उसके पास स्पेशल पावर हो,
साइंस फिक्शन मूवीज़ देखकर दिल गर्म हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं मूवीज़ जैसी सुपर पावर मिले, और अभी कोई कह रहा है उसे ये पावर नहीं चाहिए। झाओ डायरेक्टर ने मुट्ठी भींची, दिल में चिल्लाया, तुम नहीं चाहते तो मुझे दे दो, मुझे चाहिए। हे क्यान होश में कॉम्प्लिकेटेड नज़रों से मुझे देखा, फिर नज़रें हटाकर कुछ नहीं बोली। शुयुआन ने लुआन की तरफ देखा। लुआन ने मेरा दिल महसूस किया, पाया कि मैं सच में पावर नहीं चाहता। चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड भाव के साथ सिर हिलाया। शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने हल्की मुस्कान के साथ समझाना शुरू किया, हाँ, बचपन में भी सपना देखा था सबकी नज़रों में रहने का, लेकिन अभी मैं ये सच मान चुका हूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ। मैं बस एक साधारण आदमी हूँ, साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ, अपना एक घर खरीदना चाहता हूँ। सीधी सादी जिंदगी मुझे सूट करती है। लूलान ने थोड़े ताने वाले लहजे में कहा, तुम्हें पता है बीजिंग में घर खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद पाओगे। यहाँ भी घर के दाम कम नहीं है। मैंने सिर हिलाकर कहा, इन शहरों में घर के दाम बहुत ज़्यादा हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपने गांव में खरीदूंगा। हमारे गांव में अभी 3,000 पर स्क्वायर मीटर है। यहाँ बैठे हर इंसान अमीर या ऊंचे ओहदे वाला था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कोई सिर्फ एक घर के लिए पूछेगा। शुयुआन ने गला साफ करके गंभीरता से मुझे बताना शुरू किया, अभी बताना भूल गया। नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ज्वाइन करने के बेनिफिट्स, अभी मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जो भी नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ज्वाइन करता है, प्रोबेशन पीरियड 1 महीने का, 15,000 सैलरी, सारी इंश्योरेंस और फंड सब मिलते हैं। प्रोबेशन के बाद मंथली सैलरी 50,000। अगर तुम अपनी पावर्स देश की कोई केस सॉल्व करने में मदद करते हो तो हर बार रिवॉर्ड मिलता है। केस के हिसाब से कम 30,000, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं। ब्यूरो ज्वाइन करने के 3 साल बाद मंथली सैलरी 1 लाख, देश फ्री में घर और गाड़ी भी देता है। जब श्रीवान ने सारे बेनिफिट्स बता दिए, मेरा चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। आंखों में चमक थी, दिल में एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। चेहरा लाल होकर पूछा, सच में? इतने अच्छे बेनिफिट्स? अभी मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। अभी मैं पार्ट टाइम करता हूँ, एक दिन के सिर्फ 100 रुपये मिलते हैं। महीने में एक भी छुट्टी ना लूँ तो 3,000 मिलते हैं। फिर अगर पूरा साल काम करूँ तब 30,000 से कुछ ज़्यादा मिलेगा। अभी तुम मुझसे कह रहे हो 1 महीने में 30,000। शुयुआन ने फिर बताया, और अगर नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ज्वाइन करते हो तो जब कोई काम ना हो, कोई केस ना हो, तो ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। बस जब भी कोई केस आए और तुम्हारी ज़रूरत पड़े तुरंत पहुंचना होगा। बाकी टाइम अपना काम कर सकते हो। लू लान ने यह सुनकर आंखें घुमाई। बगल में बैठे बहला फुसला रहे शुयुआन को देखकर लू लान ने आंखें घुमाकर आगे जोड़ा, लेकिन पूरे देश में हर दिन इतने सारे केस होते हैं, इतने लोग ही तो हैं, मुझे तो बहुत टाइम से छुट्टी ही नहीं मिली। शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तो कैसा लगा? ज्वाइन करोगे? मैं बहुत एक्साइटेड था, और किसी वजह से नहीं, बस उस लाखों की सैलरी के लिए। लेकिन फिर एक और सवाल याद आया। मैंने शुयुआन की तरफ देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मुझे बीजिंग नहीं जाना पड़ेगा? मैं कभी बीजिंग गया नहीं, मुझे डर लगता है। शुयुआन ने यह सुना, मैं कभी बीजिंग नहीं गया, मुझे डर लगता है। शुयुआन ने थोड़ा सोचकर सिर हिलाकर सख्ती से कहा, ठीक है, लेकिन हर 3 साल में एक बार जाना जरूरी है। मैंने ये सुनते ही लगातार सिर हिलाया। फिर मैंने उम्मीद से पूछा, तो क्या मैं शहर में ही रह सकता हूँ? शुयुआन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, शहर में कोई ब्रांच नहीं है। अभी पूरे देश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सिर्फ 5 ब्रांचेस हैं, शहर में एक है। तुम शहर में रह सकते हो। पीछे बैठे झाओ डायरेक्टर ने जोर जोर से सिर हिलाया, लेकिन शुयुआन ने आगे जोड़ा, ब्रांच का मतलब सिर्फ एक ऑफिस सेटअप है। अंदर के ज़्यादातर मेंबर्स तो मिशन पर ही रहते हैं। तो शुयुआन ने फिर मेरी तरफ देखकर समझाया, क्या तुम सच में बीजिंग नहीं जाओगे? बीजिंग में बहुत ज़्यादा मिशन है। अगर तुम वहां जाओ तो हर मिशन पूरा करने पर बोनस मिलेगा। सारे पावर वाले लोग बीजिंग ही चुनते हैं। मैंने पक्के इरादे से सिर हिलाया। मैंने फिर सख्ती से कहा, मैं यहीं रहूंगा। मुझे बाहर निकलने से बहुत डर लगता है, अजनबियों से डर लगता है। पहले कॉलेज एडमिशन के वक्त भी अगर उनके यहाँ कोई सही यूनिवर्सिटी नहीं होती तो मैं यहाँ ना आता। अभी मुझे जो शहर पहचाने हैं वो सिर्फ अपना गाँव और ये शहर है। आखिर यहाँ 4 साल कॉलेज किया है। शुयुआन ने लू लान की तरफ देखा। लू लान ने सिर हिलाया। शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर एक लंबी सांस ली। शुयुआन ने बेबसी से कहा, ठीक है, दोपहर को तुम शहर की ब्रांच जाकर सारा प्रोसेस पूरा करना, क्योंकि तुम पहले ही 3 लोगों की जान बचा चुके हो। तो 3 मिशन पूरे मान लेते हैं, इसलिए तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड सीधे पास हो जाएगा। शुयुआन ने मेरी सारी डिटेल्स ब्यूरो में डालकर मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाया। मैंने उस पर अपना नाम साइन किया। आखिर में शुयुआन ने मेरी तरफ देखकर फिर समझाया, बीजिंग में बहुत मिशन है। अगर तुम वहां जाओ तो हर मिशन पूरा करने पर बोनस मिलता है। सारे पावर वाले लोग बीजिंग ही चुनते हैं। तुम पक्का यही चाहते हो? मैं फिर भी पक्का था। मैंने सख्ती से कहा, मैं यहीं शहर में रहूंगा। महीने में लाखों की सैलरी मेरे लिए बहुत है। शुयुआन ने बेबसी से कहा, ठीक है, दोपहर को मैं तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दूंगा। मैंने अपने नए बने डॉक्यूमेंट्स देखे, थोड़ा हैरान सा रह गया। सोचा नहीं था कभी मेरे पास स्पेशल पावर भी होगी और मैं नेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी ज्वाइन कर लूंगा। मैं अब एक सरकारी नौकरी वाला बन गया।